बताइए, पढ़े हो, कल ही पढ़े हैं ना? नीड ऑफ जेंडर स्टडीज। नीड ऑफ जेंडर स्टडीज। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए? किससे स्टार्ट करोगे पॉइंट को? हाँ, यस, इंट्रोडक्शन टू जेंडर। देन आपको जेंडर स्टडीज का पॉइंट लिखना है। उसके बाद कंपैरिजन भी देना है, मतलब सिर्फ डेफिनेशन का कंपैरिजन कि वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज के अंदर क्या है। मतलब सिर्फ डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन देना है। कल का जब पॉइंट स्टार्ट हुआ था तो दोनों का डेफिनेशन था, वैसे ही आपको दोनों का इंट्रो देना है या फिर डेफिनेशन दे देना है कि वुमेन स्टडीज क्या है, जेंडर स्टडीज क्या है। बिकॉज जेंडर स्टडीज डिराइव फ्रॉम द वुमेन स्टडीज, तो इसलिए वुमेन स्टडीज को आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद जेंडर स्टडीज देना पड़ेगा। डायरेक्टली आपका जो नीड ऑफ जेंडर स्टडीज है, जो पॉइंट्स नेक्स्टली हम पढ़े थे ना, नेक्स्टली जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, ओवरव्यूज और पॉइंट्स हमने पढ़े, उसको आपको लिख दे। मैंने बोला कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू जेंडर देना है, आफ्टर दैट कंपैरिजन एक डालना है। किसका? सिर्फ डेफिनेशन का कंपैरिजन होगा, मतलब इंट्रोडक्शन टू वुमेन स्टडीज, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। देन उसके बाद आपका स्टार्ट करना है जेंडर स्टडीज के नीड्स। नीड्स क्या है? जो कल पॉइंट्स पढ़े थे, याद है? राइट्स ऑफ एलजीबीटीक्यू, जो समझ गए थे, बस। बाकी पॉइंट्स जो है, बस उतने पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। इतना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है आपका, जेंडर इश्यूज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो थ्योरी था, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में दो थ्योरीज आएंगे, दो थ्योरीज आएंगे। साइकोल हाँ, एक स्कीमा रहेगा, एक आपका कॉग्निटिव रहेगा। एक कॉग्निटिव रहेगा, जेंडर स्कीमा थ्योरी, एंड एक कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी एक रहेगा। तो ये दो थ्योरी को आपको मेंशन कर देना है। दोनों ही आपके किससे रिलेटेड है? आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है। मतलब जेंडर को समझाने के लिए बच्चों को आइडेंटिटी अगर देना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आज ही डिस्कस हो जाएंगे, फिर से तो रिवाइज हो जाएगा दोनों। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट आ सकता है। रिपीटली क्वेश्चन भी आते हैं सेम, मतलब प्रीवियस ईयर भी आया है, इस साल भी आया है। एंड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले का क्वेश्चन है, उससे पहले का क्वेश्चन है। मतलब ये बोल सकते हैं ये 2021 का क्वेश्चन है, आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है। अभी देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कल हुआ कि नहीं बताओ? डिस्क्राइब द पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन्स स्टडीज टू जेंडर स्टडीज इन व्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। पूरा लिख देना है, कल जितना पढ़ा पूरा लिख देना है। 16 मार्क्स का मिल गया। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, भारत में सामाजिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर प्रतिमान विस्थापन का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पे बोला गया कि पहले महिला शिक्षा कर रहे थे, महिला अध्ययन हुआ था, सॉरी होता था, उसके बाद कैसे कैसे हम लिंग अध्ययन तक पहुंच गए। तो पूरा लिखने से ये हो जाएगा। अभी देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, डिस्कस द फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ जेंडर बाय साइटिंग द थॉट्स ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स। मतलब आपको पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जेंडर का कंसेप्ट देना है, जेंडर का रोल्स देना है, जेंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स देना है, इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद फिलोसॉफिकल जो थ्योरी है, अब भी फिलोसॉफिकल बोला जा रहा है, साइकोलॉजिकल नहीं, फिलोसॉफिकल जो थ्योरी है, ठीक है। फिलोसॉफिकल जो दो थ्योरी है उसको लिखना है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी एक था, कन्फ्लिक्ट थ्योरी एक था, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, ये दो थ्योरी को लिखना है। पूरा आपको मेंशन करना है जेंडर का, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से 1.1 से जेंडर का कंसेप्ट, मतलब जेंडर का इंट्रोडक्शन, देन कंसेप्ट, देन उसका रोल्स, उसके बाद इस क्वेश्चन में आना है। दो आपको लिखने हैं, क्या? थ्योरीज लिखने हैं। इसके बाद यूनिट 2 में देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। आज अभी डिस्कस होगा ये क्वेश्चन फिर से। देखो, आठ आठ का डिफरेंस है, मतलब क्या है, 8+8 में डिवीजन किया गया है। फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी है। सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। अच्छा, मुझे बताना वॉइस आ रहा है कि नहीं, ठीक है? वॉइस आ रहा है? अच्छा ठीक है, बिकॉज बाहर बहुत। यस यस सर, बोलिए। ओके, प्लीज। This is for gender studies, that is gender school and society. Which batch? Okay, which batch? That is the Kurukshetra first year. Kurukshetra first year. Okay, okay.
ओके, ओके। ओके, ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, एंड डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या है आपका लिंग अपक्षपात, ठीक है। जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी बोला गया है, अपक्षपात एवं समानता। पक्षपाती नहीं बनना है, अपक्षपात बोला गया, दैट इज द देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं होगा, इक्विटी में। मैं इक्विटी का आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी आज। एंड डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। जेंडर इक्वालिटी कैसे लाना है, तो ये दो क्वेश्चन है, एंड इसी दो के बेसिस पे आपको मैंने डिवाइड करके दिया हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट में आपका था जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, एंड इस क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन ना हो, क्या मेंशन नहीं है बताइए, कौन सा पॉइंट मेंशन नहीं है? दैट इज अ फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये पॉइंट मेंशन नहीं है। दैट मीन्स आपको नीड, डिस्कस द नीड, क्यों चाहिए जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन सोसाइटी। दैट इज अ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी क्यों चाहिए। तो लास्ट पार्ट को ऐड करना है, थ्योरीज बीच में जो चार था उसको ऐड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, next, that's the last question. How is the curriculum based on gender inequalities in Indian education, and how can we remove gender inequalities from our school? तो क्या बोला मतलब बोल रहा है, देखो, भारतीय शिक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार लिंग असमानता मतलब असमान है उसको दिखाने बोल रहा पर आधारित है। हमें अपने विद्यालयों में लिंग असमानता किस प्रकार दूर कर सकते हैं, मतलब करिकुलम बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज। जेंडर इनइक्वालिटीज, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी जेंडर, जेंडर क्या है, जेंडर एंड सेक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, देन कंसेप्ट, जो रोल्स है उसको थोड़ा सा मेंशन किया, ये दो पेज में खत्म होना चाहिए। आफ्टर दैट जेंडर इनइक्वालिटीज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटीज, एंड उसके बाद आपका जो ये पॉइंट है दैट इज अ करिकुलम पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट में मेंशन करने को बोला गया है, देखो, स्कूल के भी बारे में लिखना पड़ेगा, करिकुलम के बारे में भी लिखना पड़ेगा। एंड उसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, रिमूव का बात बोला ना, अगर रिमूव का बात आता है देन हमें क्या करना पड़ेगा, करिकुलम तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, प्लस हमें इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। इसलिए लास्ट आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, ये क्वेश्चन इसलिए दिया था, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके दिया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको क्या पता चला बताइए, ये दो क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो सकते हैं, यही चीज है। इस यूनिट में और कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। और उसके ऊपर अगर देखें तो आपको दो क्वेश्चंस के वेराइटीज मिलेंगे, वो देखना। तो अगर मैं एक यूनिट को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती हूँ, 50-50% में डिवाइड करती हूँ अनुपात में, सो ये बताइए ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है कि नहीं, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्यों बोला गया ना, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पोर्शन था बताओ, फर्स्ट पार्ट में आपका जेंडर का कंसेप्ट था, एंड वो शॉर्ट, बस वो क्वेश्चंस था। तो उस पोर्शन से कुछ भी ऐसा नहीं आया, मतलब आपका है ना, फर्स्ट पार्ट का अगर दो हाफ्स है, दो हाफ्स में से अगर तीन या चार लॉन्ग क्वेश्चन है, चार में से तीन कर लो, एक को आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपके तो थ्योरीज रहेंगे, वो तो इक्विटी इक्वालिटी में प्रिपेयर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है ऑलरेडी चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में, वो हो जाएगा। एंड उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्शन, तो सोशल कंस्ट्रक्शन टोटल एक कंसेप्ट है कि आपको सोशली कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहा है जेंडर को। तो मार्जिनाइजेशन पॉइंट्स, स्टेरियोटाइपिक पॉइंट्स सबको लेना है, पेट्रियार्की थोड़ा थोड़ा करके आपको सबके बारे में लिखना है, जो कि एडोलेसेंट एंड आपके चाइल्डहुड पीरियड में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। पूरा कंसेप्ट को थोड़ा 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 करके लिखना है। आप सोच सकते हो कि पूरे बुक्स के ऊपर से आप फर्स्ट पार्ट में जो भी सीखे हो उसको आप पूरा थोड़ा थोड़ा करके वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि इक्वालिटी एंड इक्विटी के अंदर डिफरेंस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, ठीक है, दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। इक्वालिटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, समानता, दैट इज समानता। अच्छा, समानता कैसे दिखाते हो, कौन से बेसिस पे दिखाते हो बताओ, मतलब हम बोलेंगे कि राइट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं अगर बोलूं इक्वली सबको ट्रीट करना है, सो दैट इज
समान मतलब हम बोले टुवर्ड्स द पर्सन, मतलब सर्विंग टुवर्ड्स द पर्सन, ये पॉजिटिव लेना है। इन मतलब हम क्या करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वी ऑल आर इक्वल, वी थिंक दैट वी ऑल आर इक्वल, हम सब समान हैं, यही सोचना। इक्वालिटी बोलता है कि इंसान जैसा भी हो, चाहे इंसान ऐसा हो, या इंसान बहुत लंबा है, या इंसान बहुत छोटा है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो क्लास के अकॉर्डिंग पुअर क्लास हो, रिच पर्सन हो, या फिर वो लोअर क्लास से हो, कुछ भी हो, उनको हम क्या करेंगे, ट्रीट सेम करना है। आप बाहर जाते हो, क्या आप सारे लोगों को ट्रीट सेम करते हो? नहीं, वही चीज़ है। इक्वालिटी डज़न्ट मीन कि वी आर इक्वल बिफोर द लॉ ओनली। वी ट्रीटेड द पर्सन इक्वली। वी ट्रीटेड ऑल द पर्सन इक्वली, दैट इज द इक्वालिटी। वही बोला जाता है कि इक्वालिटी मतलब होता है, आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं आपके साथ पार्शियलिटी कर सकती हूँ? एक को मैं ज्यादा देखूंगी, दूसरे को नहीं देखूंगी, जो जो पूछेगा मैं सबको इक्वल देखूंगी, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। इक्विटी क्या है ना, इक्विटी बोलता है बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट, सोसाइटी से बढ़कर, थोड़ा सोसाइटी से बढ़कर देखो, बाय गवर्नमेंट और बाय लॉ बाय गवर्नमेंट, sources and opportunities for persons or individuals are equal। समझ आया? मैं आपको रिसोर्सेज दूंगी, तो मैं आपको एक रिसोर्स दे रही हूँ, दूसरे बच्चे को थोड़ा सा लो क्वालिटी का रिसोर्स दे रही हूँ, इज इट पॉसिबल? ये दे सकती हूँ मैं? नो। तो दैट इज द इक्विटी, दैट इज द इक्विटी कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी दो, उसके बाद उनका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग चीज है, बट एज ए गवर्नमेंट और एज ए द पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी और एज ए responsible person of this country, so we serve the people and we provide the people same resources, same opportunities as per their need। आपके नीड के अकॉर्डिंग मैं सबको उसके हिसाब से सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दूंगी। अभी बोलो एक बच्चा आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, एक लड़का आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, और एक लड़का आईएएस बनना चाहता है, या फिर और एक टीचर बनना चाहता है, क्या सबका पढ़ाई सेम है? नहीं। तो बोलो इसके लिए रिसोर्सेस अलग अलग प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बस ये इक्विटी है, ये इक्विटी है। मतलब हम इक्वल ये थिंक कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमने सबको समान दिया, हमने रिसोर्सेस उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके एम के अकॉर्डिंग समान दिया, हमने दिया। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इक्वल मतलब हम इसको भी बोलेंगे आईपीएस पढ़ो, उसको भी बोलेंगे आईपीएस पढ़ो, देन ये होता सोसाइटी में सारे बच्चे साइंस पढ़ते, सारे बच्चे आर्ट्स पढ़ते, या सारे बच्चे डॉक्टर होते, सारे बच्चे इंजीनियर होते। तो ये नहीं है। इक्विटी मतलब होता है कि उनको जो रिसोर्सेस नीड है या अपॉर्चुनिटीज नीड है, उनके नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। इक्वालिटी मतलब सबको ट्रीट करना, इक्वली ट्रीट करना, सबके साथ आप जो भी व्यवहार करते हो वो इक्वली रहेगा, समान रहेगा। आप किसी को ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे, किसी को कम रेस्पेक्ट दोगे, ऐसा नहीं है। सब इंसान है, सबको इक्वल देखना। ठीक है, क्लियर है अभी? ओके। हम्म। सोशल, बस इतना ही, इतना। ठीक है, करेक्ट है। ओके, अभी देख लीजिए, मैं पढ़ दे रही हूँ। इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम एग्जैक्ट वे रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस। मतलब आप हो, या फिर कोई एक सर है, या कोई हिंदी का स्टूडेंट है, या फिर संस्कृत का स्टूडेंट है, कुछ भी है, सबको मैं सेम ट्रीट करूंगी, सबके साथ व्यवहार मेरा सेम ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। सो हेयर प्रोवाइडिंग द सेम टू ऑल, प्रोवाइडिंग जितना भी मुझे प्रोवाइड करना है, जो भी मुझे ट्रीट करना है, मैं सबके लिए सेम ट्रीट करूंगी या सेम बिहेवियर रखूंगी। अगर मेरा इक्वालिटी में लैकिंग होता है तो क्या मिलेगा? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मिलेगा। सो आप इनइक्वालिटी का अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? सिर्फ नॉट लगाना है एक जगह पे, इज के बाद नॉट, इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम ट्रीटेड नहीं करेंगे, बस ये हो गया आपका इनइक्वालिटी। अगर मैं बोलूं इक्विटी क्या था, नहीं, इक्विटी मींस एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल,
ये इक्वल जो जैसे हम लोग इक्वालिटी में दे रहे थे वो तो है, बट ऑल्सो प्रोवाइड इक्वल सोर्सेस एंड रिसोर्सेस what they need to succeed। उनके लाइफ में जो उनका एम है या गोल है उसके बेसिस में ही हम रिसोर्सेस उनको देंगे। बट मैं अगर एक बच्चे को 100% रिसोर्सेस देती हूँ तो दूसरे बच्चों को भी 100% रिसोर्सेस दूंगी। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने 10% रिसोर्स दिया एंड और एक को मैंने 100% रिसोर्स दिया। ऐसा हो नहीं सकता। 100% रिसोर्सेस दिया ऐसा नहीं है, दोनों को उनके एम्स के अकॉर्डिंग मैं इक्वल रिसोर्सेस दूंगी। द टर्म इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस। जैसे जजमेंट होता है, फेयरनेस जजमेंट यू नीड ना, कहीं पे भी, कहीं लॉ हो, कुछ भी हो, सोसाइटी हो, यू नीड फेयरनेस जजमेंट। आप बोलोगे करप्शन है, करप्टेड है बोल के ही तो इक्विटी नहीं मिल रहा। अगर इक्विटी नहीं है मतलब इनइक्विटी आ गया। तो करप्शन को छोड़ दो, यहाँ पे हमने बोला कि हम इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस एंड जस्टिस विल प्रोवाइड एज पर द नीड। किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा? गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा बता दो, लैक ऑफ इक्विटी अगर हुआ तो क्या मिलेगा? लैक ऑफ इक्विटी, इनइक्विटी। इनइक्विटी, बिल्कुल नहीं। अभी का जो सोसाइटी चल रहा है ना यही है, इनइक्विटी। टोटल मैं बता देती हूँ, अभी का जो सोसाइटी है लॉ के अकॉर्डिंग देख लेना, जस्टिस के अकॉर्डिंग दे देना, आपको मिल जाएगा इनइक्विटी। हो गया। अभी जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी क्या समझते हो? पहला तो जेंडर इक्वालिटी देख लो। व्हेन ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। जब हर एक पर्सन को समान अधिकार मिल जाए, समान राइट्स मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले एंड अपॉर्चुनिटीज मिले, तो इसको हम बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। मतलब हो गया इक्वल राइट्स फॉर LGBTQ+। LGBTQ+ इनके लिए मिल गया। जेंडर का कंसेप्ट आप लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इतना क्लियर है? जेंडर इक्वालिटी इज व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, जितने भी जेंडर्स के लोग हैं, जितने भी लिंग के लोग हैं, उनको इक्वल राइट्स मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। अभी अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे अगर रिसोर्सेस आपको मिले बाय गवर्नमेंट या कुछ हेल्प मिले या फंडिंग मिले, उसको क्या बोलोगे? आपके अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, सोर्सेस, इक्विटी बोलेंगे। बस ये कंफ्यूजन दूर होना था कि जेंडर इक्वालिटी इज व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी डाइवर्स ग्रुप के हैं, जैसे कि वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांस हो सकते हैं, ये ट्रांस फीमेल्स भी हो सकते हैं, ट्रांस मेल भी हो सकते हैं, जिनको हम ट्रांसजेंडर्स में, पेनजेंडर्स में काउंट करते हैं, एंड बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, सबको हमें इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीट करना है। सो इट इम्पैक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड्स। जितने भी बैकग्राउंड्स के हैं, जितने भी ग्रुप्स के हैं, उनको सेम ही देखना है। अच्छा, अभी मैं पूरे कंसेप्ट में आती हूँ। क्या आपको पता है इस इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? वुमेन। अच्छा, ये कलर दिख रहा है या चेंज करूं? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, मुझे जितना लग रहा है। ये चलेगा, ये चलेगा, रेड, या चेंज करूं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिख जाएगा आई थिंक, ये दिखेगा ना? हाँ, अभी दिखेगा ना? ओके, स्टार्ट। इनका भी स्टार्ट हो गया। इनको भी वर्क, मतलब जितने भी काम होते हैं ना इस वर्ल्ड में, जितना भी वर्क है, अगर मैं पूरे वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, 3 पार्ट से 2 पार्ट्स कौन काम करता है? 3 पार्ट से 2 पार्ट्स कौन काम करते हैं? वुमेन। बस, येट दे ओनली अर्न, मतलब जितना वो काम करते हैं, सपोज वो 2/3 वर्क करे, 2/3 वर्क करे, तो उस बेसिस पे उनका अर्निंग कितना हो जाना चाहिए था? बहुत अर्निंग होना था, फीमेल का अर्निंग बहुत होना था। बट ये हो जा रहा है 1/10, मतलब 10 भाग से 1 भाग, 10 भाग से 1 भाग, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत कम है। एंड उसके बेसिस पे भी अगर आप देखते हो, क्या वुमेन का खुद का कुछ प्रॉपर्टीज है? बहुत लेस, लेस अमाउंट। मतलब आप बोल सकते हैं टोटल अगर 100% है, 100% से भी 1%, 1% प्रॉपर्टीज ओन बाय फीमेल्स।
ओन बाय फीमेल्स। तो ये चीज है, मुद्दा है, हमारे पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं फीमेल्स, मतलब 2/3 पार्ट काम कर रहे हैं। 2/3 लिखा गया है, दैट मीन्स अगर 3 भाग में डिवाइड कर देते हो पूरे काम को, उसमें से 2 भाग का काम वो कर रहे हैं। प्लस 1/10 उनका इनकम है, मतलब 10 भाग से 1 भाग उनका इनकम है। एंड उसमें भी उनका अर्निंग जो भी होता है वो अपने फैमिली को दे देते हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं, 1% जो फीमेल्स हैं वो अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या खरीद के रखे हुए हैं। अभी देखो नेक्स्ट पोर्शन में चले जाते हैं। दैट इज ओनली 17% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन, जो इलेक्टेड कमिटीज होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, लीडर्स आर वुमेन। आपको कितने लोगों को देखने को मिला है, बता दो। इकोनॉमिक पॉइंट में तो हो गया, लीडर्स में अभी अगर देखते हैं तो मेल्स ज्यादा है कि नहीं? एमएलए एमपीज जो भी देख रहे हो आप, इलेक्टेड बॉडीज में। ओके, सो हम बोल सकते हैं जितने भी, सपोज 17% बोला गया है कि इसमें जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हैं उनमें से 17% ओनली वुमेन है। वुमेन कितने हैं? 17% है। मतलब एक एक चीज याद करिए, 2/3 ये काम करते हैं, 1/10 इनका अर्निंग है। सिर्फ कुछ ही अमाउंट में ये प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, दैट इज अ 1% ऑफ द टोटल। आफ्टर दैट अगर मैं लॉ में चले जाऊं, लॉ में, तो लॉ मेकर्स में भी इनका जो नंबर्स हैं बहुत कम है। एंड प्लस जो इलेक्टेड लीडर्स हैं इनमें भी 17% ओनली वुमेन्स है। 17% वुमेन्स मतलब लास्ट बोल सकते हैं कि लास्ट डिकेड्स में ये देखने को मिला है कि 17% वुमेन्स हैं। तो रेस्ट जितने भी रह गए 87% कौन रहेंगे? मेन। मेन है सारे। ठीक है। ओके, अभी और एक पॉइंट बोला गया, मोर देन 80%, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स 35 मिलियन रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पीपल आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको रास्ते में ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा फीमेल एंड उनके बच्चे को देखने को मिलते हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, एबंडेंट चाइल्ड रहते हैं, या फिर जो जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, या फिर जो रैकेट्स चलते हैं, समझ पा रहे होगे, सेक्स रैकेट्स का बात बोल रही हूँ, तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होते हैं? सबसे ज्यादा वुमेन होते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं। तो सोच लो 80% ऑफ द वर्ल्ड 35 मिलियन रिफ्यूजेस, मतलब हम बोल सकते हैं जितना पॉपुलेशन है तो उससे 80%, ठीक है, आपके रिफ्यूजीज हैं। रिफ्यूजीज क्या होते हैं? जो आप बोल सकते हो बंजारा, बंजारा टाइप्स, यहाँ वहां भटकते रहते हैं वो सारे। एंड डिस्प्लेस्ड, यस। हम्म, पूरा भी हो सकता है, अबंडेंट रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। हाँ, वो भी होंगे। जैसे कि आपको देखने को मिला होगा लॉकडाउन के पीरियड में, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एंड मेल्स फ्रॉम इंडिया सप्लाई टू अदर कंट्रीज फॉर वर्क। तो वो सारे रिटर्न आना चाहते थे, वो लोग आना चाहते हैं वापस, तो वो भी काम नहीं हो रहा था। देन अगेन और एक चीज भी देखने को मिला था, सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते बोले काम करने के लिए? इंडिया में, इंडिया के विद इन, बैंगलोर सुने होंगे, बैंगलोर, बैंगलोर, तमिलनाडु, आंध्रा, तमिलनाडु, आंध्रा, सूरत, साउथ साइड, सूरत, यही जो जितने भी नाम हो गए यहाँ पे जाते हैं। तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका था। ड्यू टू दिस रीजन बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन भी थे जो चल के पैदल आ रहे थे, अपने घर रिटर्न आ रहे थे, एंड उनमें से भी कुछ बच्चों का डेथ भी हो गया। तो ये सारे भी रिफ्यूजीज में आते हैं। बंजारा मीन्स इन द सेंस वही है, बंजारा हिंदी में बोला गया, बंजारा का मीन्स भी वही है कि जो लोग घूम घूम के क्या करतब दिखाते हैं, या फिर कहीं पे प्लास्टिक का ऐसे ही जो होता है, घर जैसा बना लिया, तंबू जैसा बना लिया, वहां पे रहते हैं। एंड कहाँ पे काम थोड़ा मिल गया वहां पे काम करेंगे, खाना पीना मिल गया, हो गया। तो ये सारे हमारे रिफ्यूजीज में आ गए। अभी देखो, डिस्प्लेस पीपल्स मतलब जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वो लोग हैं, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन ही आएंगे। अच्छा मुझे बता दो, नेचुरल जेंडर डिफरेंस कहाँ देखने को ज्यादा मिलेगा? नेचुरल जेंडर डिफरेंस बोला गया, ज्यादातर कौन से चीजों में देखने को मिलता है? बायोलॉजिकली देखा जाता है, सोसाइटी के विद इन बायोलॉजिकली देखा जाता है। दैट मीन्स सेक्स एंड जेंडर दोनों अलग चीजें हैं। सेक्स इज एनाटॉमिक। मैं एक चीज आपको वर्ड बताती हूँ, एक वर्ड है एनाटॉमी, जानते हैं एनाटॉमी? कोई जानता है एनाटॉमी? और एक वर्ड है मॉर्फोलॉजी। ओके,
अच्छा, एनाटॉमी मतलब आपके बॉडी को काट के जो अंदर देखा जाता है। अगर एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी के विदिन, अगर बॉडी के विदिन क्या-क्या चीज़ें हैं, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, जिसको हम काट के देख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आपके बॉडी के अंदर अभी जो चल रहा है, वो एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फो मतलब होता है स्ट्रक्चर। बाहर से ही आपका फिजिकल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस का पता चलता है, तो ये आपका मॉर्फोलॉजी है। सो अभी हम बोलेंगे क्या पॉइंट ना, देयर आर नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस बेस्ड ऑन द बायोलॉजिक एंड एनाटॉमिक फैक्टर। अच्छा बताओ, आपके जो सेक्सुअल पोर्शंस है कोई भी पर्सन का, मेरे भी हैं, तो अभी ये जो पोर्शंस है ये बॉडी के विद इन से कनेक्ट है कि नहीं, विद इन कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है। सो मोस्ट नोटेबली अगर डिफरिंग चीजें हैं, अगर हम डिफरेंस दिखाते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव रूल्स। रिप्रोडक्टिव रूल्स मतलब रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है, हम अगर बोले प्रजनन का क्षमता, प्रजनन का क्षमता, ठीक है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इंक्लूड, बायोलॉजिकली हमारा बॉडी में क्या क्या अलग चीजें हैं, बायोलॉजिकली अगर मेल एंड फीमेल में डिफरेंस देखे तो क्या होता है बताओ, ये किसका है एंड ये किसका है, मैंने एक दो बार बता दिया है। एक्स एक्स किसका है, एक्स वाई किसका है, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, बस। ये हो गया आपके फीमेल, ये हो गया आपके मेल्स के लिए। वैसे ब्रेन स्ट्रक्चर में भी अगर देखा जाए, आपको पता है आपका ब्रेन का वेट कितना है, फटाफट बोलो, ब्रेन का वेट किसी को पता है? 1300 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स, 1300 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स, ओके। ये अभी क्या है, 1300 ग्राम्स मतलब ये फीमेल्स का है, ठीक है। लड़कियों का थोड़ा दिमाग का जो साइज होता है, दिमाग का साइज मतलब ब्रेन का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, तो उनका थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब अगर हमारा 1300 टू 1400 है, तो उनका 1400 से 1500 के विद इन रहेगा, या फिर 1450 रहेगा, ऐसा हो सकता है। एंड हार्मोनल बॉडी में चेंजेस आएंगे ही, हमारे हार्मोन जैसे रहते, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, तो उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो मैंने ये चीज आपको मॉस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी में समझाया था, राइट, समझे थे ये चीज को, हार्मोन्स के बारे में। अच्छा, ये चीज हो गया। तो उसके बाद और एक भी बोला था पॉइंट, कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अगर मैं सेम एज ग्रुप के बच्चे को ले लूं तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉयज का होगा। ये आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ ये सेक्सेस के बेसिस पे मैंने बोला। अभी अगर मैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बोलूं, तो कैरेक्टर्स आर टोटली डिफरेंट ना। अगर मैं बोलूं मॉस्कुलाइन कैरेक्टर इज ओनली असाइन्ड फॉर मेल्स एंड आपके जो फेमिनाइन, फेमिनाइन कैरेक्टर्स है ओनली फॉर फीमेल्स, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट? बस, ये चीजों को समझाया गया। अगर मॉस्कुलिनिटी फेमिनिटी के पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लिंग, मतलब आपके सेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, बट दैट इज बेस्ड ऑन द जेंडर, मतलब वो जेंडर के पॉइंट्स हैं। सेक्स क्या होता है, जो बॉडीली दिखता है, जो बॉडीली विजिबल है, आपके शरीर के ऊपर जो दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी चल रहे हैं, आपके बॉडी के विद इन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, मासिक धर्म चल रहे हैं, या फिर आपके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे आ जाते हैं सेक्स के बेसिस पे। तो ये सारे डिफरेंस आप दिखा सकते हो। ज्यादातर अगर डिफरेंस नहीं दिखा सके, डायरेक्टली सेक्स एंड जेंडर का डिफरेंस दिखा देना, हो जाएगा, दिखा सकते हैं, ओके। यहाँ पे सारे रोल्स ही हैं। अभी देखो और एक रोल बताती हूँ। द सोसाइटी हैज डिजाइन सर्टेन नॉर्म्स एंड असाइन सर्टेन रोल्स फॉर द बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड जेंडर। Gender is socially constructed, that's why gender is socially constructed. So gender ने क्या बोला ना, लिंग के अनुसार लिंग संबंधित क्या होते हैं, किससे संबंधित है ना, आपके सेक्स के साथ संबंधित है। तो सेक्स के हिसाब से जो भी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी नियम अब मेल और फीमेल को दिए जाते हैं, इसी को हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स टू मेल इन पॉलिटिक्स, मैंने पॉलिटिक्स का नाम लिया था, कितना है देखो, 33% of the seats are reserved for women and it is only for namesake. ये भी लाइन लिखा गया है, नेमसेक मतलब नाम मात्र है। अगर बोलो एक सीट, एक दो सीट, मैं सोच लो कि 10 सीट है, 10 सीट में सोच लो कि एक बोल देती हूँ, ठीक है, एक सीट हमने फीमेल के लिए रखा। अगर कोई फीमेल अभी नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पे कौन बैठेगा बोलो, मेल,
बस। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया, इट इज़ ओनली फॉर द नेम सेक, ये नेम सेक के लिए है, ठीक है? अगर मैं हाउस के ऊपर बोलूँ, जो मैरिज में होता है, मैरिज में जो हाउस रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं कि कौन कहाँ जाएगा? बताओ कौन कहाँ जाता है? फीमेल्स ओनली उनके लॉज़ के घर जाते हैं, इन-लॉज़ के घर जाते हैं। उनके इन-लॉज़ के घर जाते, यही लिखा गया है देखो यहाँ पे, द सोसाइटी डज़न्ट कंसिडर इट प्रॉपर फॉर द पेरेंट्स ऑफ अ मैरिड गर्ल टू लिव विथ हर एट हर इन-लॉज़ हाउस। ऐसा भी आपने देखा होगा, आप तो चले जाते हो, मैं भी जाऊँगी, बट क्या मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जा पाएँगे अपने इन-लॉज़ के घर, मेरे इन-लॉज़ के घर? नहीं। इम्पॉसिबल। तो ये चीज भी बोला गया, द ग्रूम साइड ऑलवेज वेज हैवियर, हमेशा पल्ला भारी किसका रहता है, यही चीज है, ग्रूम का रहता है, ग्रूम साइड में दूल्हे के घर पे रहता है। एंड वही हमेशा क्या होता है कि वो सुपेरियर होता है, एंड ओवर वाइफ मतलब वाइफ के ऊपर वो हमेशा सुपेरियरिटी अपना दिखाते हैं। तो ये कंसेप्ट है जेंडर्स का जो सोसाइटी ने बिल्डअप किया है, सोसाइटी के रूल्स हैं। द वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व फास्ट एंड फास्ट और ब्रेथ्स। तो कौन ऑब्जर्व करता है, एक्सपेक्टेड किया जाता है कि कौन ऑब्जर्व करेगा, फीमेल्स ही करेंगे, जो भी ब्रेथ होते हैं नियम माने जाते हैं उनको फीमेल को ही मानना पड़ता है। कहीं पे आपने देखा है कि सारे उपवास या फिर व्रत मेल ने रखा है, सारे के सारे? नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, जो वहाँ पे एक चीज़ और भी बताती हूँ, जो एक सोसाइटी ने, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, ये आपका पेपर है एंड जो पेपर में मेंशन है वही हो रहा है। देखो, एक कांसेप्ट मैं और बताती हूँ, जितने भी सेरेमनीज़ होते हैं या फिर आपके मोस्ट ऑफ द पूजा होते हैं, वहाँ पे कौन बैठता है? कौन बैठता है? ब्राह्मण के पास कौन बैठता है पूजा में? मेल बैठते हैं। कहते हैं। सो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश मैं दिखा रही हूँ कि क्या होता है। बट नाउ-ए-डेज़ इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड दैट फीमेल्स आर ऑल्सो मतलब बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फीमेल्स आर ऑल्सो डन दिस रिचुअल्स एंड पूजा में वो जितने भी विधियाँ हैं वो कर सकते हैं। ओके। सो रिलीजियस जो सेरेमनीज़ है आर मोस्टली कंडक्टेड बाय मेल्स। यही चीज़ मैंने अभी बोला। अभी जो उपनयन विधि होता है, जैसे आपको जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको? आप क्या बोलते हो? ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं, मुझे उतना वो हिंदी में नहीं आता। पैता। हाँ, हाँ, ओडिया में ही नाम आ रहा था पैता, बट मुझे हिंदी में नहीं पता इतना ज़्यादा। ब्राह्मण्स लोग पहनते हैं, उनका उपनयन विधि होता है। तो ये सुन लो, ये इन किसके लिए किया जाता है? मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए? मतलब बॉय के लिए, गर्ल के लिए? उपनयन विधि। बस, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ है, जब भी किसी का डेथ होता है, उसका जो डिसीज्ड बॉडी हम लोग बोलते हैं, जो कि मर चुका है, ठीक है? श्रब मतलब हम बोल सकते हैं जो श्रब बोल दिए, शव। जो शव है, तो शव को कौन उद्धार करता है या उनको कौन जलाता है? मेल। बस, मतलब आपको ऑल टोटल सोसाइटी में जितने कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम्पल्स है, सबको डाल देना है। वो व्रत, विधि, रिचुअल्स सप्ताह सबके ऊपर लिख सकते हो आप, जो आपको याद है, जितना आपको याद है। सिर्फ़ मैंने इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया है लॉ मेकिंग पे देखना, आपके जो लीडरशिप कैरेक्टर्स में जो आपके रहते हैं लीडर्स रहते हैं, उनके अंदर 33% रिज़र्व रहता है सीट फॉर वुमेन्स, बट दैट इज़ फॉर ओनली नेमसेक। उसके बाद ऊपर और भी पॉइंट था, दैट इज़ वर्क बेसिस पे एंड अर्निंग के बेसिस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इतना हो सकता है, लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद और एक पॉइंट है एजुकेशन के बेसिस पे। एजुकेशन के बेसिस पे तो इंडिविजुअल डिफरेंस याद है जेंडर के बेसिस पे, दैट इज गर्ल्स आर ओनली असाइन्ड विद द होम साइंस सब्जेक्ट्स और जस्ट लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी। बट मेल्स जितने भी लड़के हैं उनको कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे? साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, दीज आर असाइन्ड फॉर द मेल्स। तो ऐसे करके दिया गया है। बट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसलिए बोला गया कि जेंडर अभी तक के लिए ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर जस्टिस नेटवर्क के अकॉर्डिंग ये देखने को मिला कि इतना है बायसनेस, जो कि जेंडर को और उसकी इक्वालिटी को रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये पॉइंट्स हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको रोकना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारे पॉइंट्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को देखो, बड़े मात्रा में देखना, ब्रॉडर फैशन में देखना, ठीक है? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, अगर हट जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? बहुत मात्रा में सॉल्व हो जाएगा?
That is, a 50% is already solved by this point. That is absence of discrimination, हम सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इक्वालिटी दे देंगे। ठीक है, जितने भी मेन वुमेन है सेक्स के बेसिस पे किसी को भी हम अनइक्वल नहीं रखेंगे और इनइक्वालिटी नहीं देंगे, सबको इक्वल दे देंगे, शेयर कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस सबके लिए। देन देखो जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विटी, अभी फेयरनेस जजमेंट एंड जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज दिया गया सारे लोगों को, उसके बेसिस पे रिसोर्सेस हम इक्वली शेयर करेंगे सबके लिए। सो जेंडर इक्विटी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू वुमेन एंड मेन, मतलब फेयरनेस जजमेंट करना है, इक्वल ट्रीट करने के लिए, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल रिसोर्सेज देना है उनके एम के अकॉर्डिंग। To ensure fairness, and strategies and measure must often be able to compensate women's historical and social disadvantage that prevent women and men from otherwise operating on a level playing field। मतलब इतना बड़ा पॉइंट हो गया, इसको मैं शॉर्टकट करके बताती हूँ आपको कि अगर फेयरनेस जजमेंट चाहिए, टू एंश्योर फेयरनेस, strategies should be taken by the government, strategies should be taken by the government, and that is maybe 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 on the basis of the women's historical and social disadvantage points। मतलब वो होना चाहिए उस पॉइंट्स में, so that they get equalness in every point, they get equalness in every point। तो हम अगर उनके हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसएडवांटेज पॉइंट को देखते हैं जहाँ पे प्रिवेंट किया गया, वुमेन्स को रोका गया, एंड मेन को हमने बोला कि तुम ऑपरेट करो, हमें ये हमने दिया, तो उस चीज को हम अगर ठीक करना चाहते हैं तो इक्वली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। दैट इज पॉसिबल थ्रू इक्विटी, जेंडर इक्विटी। हो जाएगा जेंडर इक्विटी, हो गया ना? ठीक है, ओके। उसको ही लिखना है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। वहां पे आपको बस मेंशन करना है कि रिसोर्सेस इक्वली प्रोवाइड करना है एज पर देयर नीड, एज पर देयर नीड, उनकी नीड के अकॉर्डिंग इक्वल देना है। मतलब वी ट्रीटेड देम इक्वली, बट वी आल्सो प्रोवाइड रिसोर्सेस एज पर देयर अपॉर्चुनिटीज और एज पर देयर नीड्स, इतना लिखना है। मतलब ये है एक चीज। एक हम अगर देखते हैं क्या, कि मेन यहाँ पे दो लाइन खींच रही हूँ, अभी वो बोलिए कौन सा आगे जा रहा है, ए और बी? बी आगे जा रहा है, तो बी अगर आगे जा रहा है दैट इज मेल, ये मेल है। यहाँ पे कौन रहेगा, ये फीमेल है। सो हमें इक्वलनेस लाना है, तो यहाँ तक और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, मेल फीमेल को इक्वल करने के लिए। ठीक है, सो इनके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इक्वल रिसोर्सेस। मैं अगर इसको 10,000 रुपीज देती हूँ, तो इनको भी मैं 10,000 रुपीज दूंगी, इक्वल ट्रीट करना है। ओके, अगर मैं रिसोर्सेस का बात बोलूं, जो किताबें होंगे, अगर बुक्स ओनली इनको दिया जाता था, तो इनको भी मैं दूंगी। सो दैट इज इक्विटी, दैट इज इक्विटी। ये गवर्नमेंट के थ्रू होगा, जस्टिस जस्टिस देने के लिए, जस्टिस देने के लिए। बट इक्वली ट्रीट करना सोशियली ओनली, तो ये इक्वालिटी है। ओनली हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हमें कोई सोशल कंस्ट्रक्शन हमें करना है, बट सारे नियम सबके लिए समान कर दो। यहाँ पे मत देखो कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन ट्रांसजेंडर है, सबको इक्वल ट्रीट करो, तो दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। ओके, अभी देखो कुछ है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो हम ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेट डाउन सर्टेन लॉज फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कल भी ये पॉइंट बोला था ना, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एंड उसके बेसिस पे वुमेन एजुकेशन को देंगे। मतलब वुमेन एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। पहला पॉइंट था आर्टिकल 15 में, आपने कंटेम्प्रेरी में अगर पढ़ा हुआ है। सो आर्टिकल 15 क्या पॉइंट्स रखता है, हैज टू पॉइंट्स। यहाँ पे दो पॉइंट था, एक है 15(1), एक है 15(3), तो ये क्लॉज के बेसिस पे है, क्लॉज 1, क्लॉज 3। एंड क्लॉज 1 बोलता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड रेसेस। बट अगर मैं बोलूं आर्टिकल 15(3) क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या होगा, सो प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अभी देखो कितने सारे नियम बनाए गए हैं, ठीक है। विडो री मैरिज एक्ट,
रीमैरिज एक्ट कब बनाया गया? 1856 में। डाइवोर्स एक्ट, मतलब पहले के टाइम पे था कि मेल डाइवोर्स कर सकते हैं, एंड मतलब ऐसा था, मेल डाइवोर्स भी जो करते थे ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता था, जस्ट लाइक मैंने तुमको छोड़ दिया, उस बेसिस पे था, कोई नियम नहीं था। तो उस नियम को मानने के लिए ये रूल बन गया, डाइवोर्स एक्ट बना 1955 में। अगर मैरिटल रेप होता है या फिर कुछ भी इश्यूज होते हैं या टॉर्चर किया जाता है, वायलेंस होते हैं घर पे, तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं। डाउरी एबोलिशमेंट एक्ट, डाउरी को हटाना है। डाउरी मतलब क्या है बताओ? दहेज, दहेज ना, दहेज को हटाना है। उन उसको हटाने के लिए 1961 में एक्ट बना। राइट टू एडॉप्ट, किसी चीज को आप ग्रहण करना चाहते हो एंड आपको बोला जा रहा है कि नहीं तुम लड़कियों नहीं कर सकोगे, उसके अगेंस्ट में भी ये लॉ बना, राइट टू एडॉप्ट। आपके पास अधिकार है, आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से डिसीजन लेके एडॉप्ट कर सकते हो। दैट इज 1956 में है। लॉ अगेंस्ट रेप, रेप के अगेंस्ट भी बहुत लॉ है, पता है? मतलब हम लोग क्राइम ब्रांच में काम करते थे, तो वहां पे मेंशन्ड है, बहुत सारे लॉज हैं। अगर रेप होता है तो उसके लिए क्या है, अब्यूजमेंट हुआ है तो उसके लिए अलग सा लॉ है। अगेन अगर मर्डर हुआ है, हाफ मर्डर अलग है, अटेम्प्ट टू मर्डर है अलग है, सो सबके लिए अलग अलग लॉ होते हैं। ठीक है, वैसे लॉज अगेंस्ट रेप। राइट टू इनहेरिटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? आनुवंशिक, आनुवंशिक क्षमता, बस 1956 में ये भी आया है। मतलब ये है कि कोई आपको बोले कि प्रेग्नेंट हो, बच्चे को अबॉर्ट कर दो, अबॉर्शन कर दो, ठीक है, गिरा दो बच्चा, तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। ये तो पहले कोड बोलता है ये चीज करना नहीं चाहिए, ये मतलब आपके शारीरिक जो डेवलपमेंट होते हैं शरीर के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रुकावट है, एंड बहुत वीकनेस आ जाएंगे, तबीयत खराब हो सकता है, मर भी सकते हो, तो ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी अगर कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो मदद लेंगे, खुद मदद लेगी। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी योजनाएं भी बने, क्या है? जीजा माता महिला आधार बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन वेरियस फील्ड। यस, बोलिए। हम्म, हाँ, हाँ, आनुवंशिकता है, तो यहाँ पे दो अभी आए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बेस्ड है। और एक चीज बता दूं, आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी ही प्रॉपर्टी है, जब तक वो 18 इयर्स के नहीं हो जाते। तो उसके बेसिस पर भी डिसीजन सिर्फ पहले मेल्स लेते थे, तो वो कैरेक्टर भी अभी इनहेरिटेंस के विदिन आता है, विदिन आता है कि आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं एज अ मदर, एज अ मदर। उसके बाद अगर घर के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ओनर, मतलब लैंडलॉर्ड वाले जो भी सिस्टम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है, ये भी हो सकता है, ये भी है, दोनों ही आ सकते हैं। क्योंकि पहले भी मेंशन किया गया लॉज में कि जब तक हम प्रेग्नेंट लेडी का बात बोल रहे हैं ज्यादातर, तो वहां पे कैरेक्टर इनहेरेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पे मदर अगर कैरी करते हैं कोई भी बच्चे को, तो उसका पूरा जिम्मेदारी मदर पे है। अगर वो अवॉइड करना चाहे या फिर वो कुछ डिसीजन लेना चाहिए या कुछ भी, उसके बच्चे उसके पास रहेंगे, कुछ भी लेना चाहिए, वो भी उसका प्रॉपर्टी है, वो जब तक 18 इयर्स का नहीं होता तब तक वो डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज है। चलो आगे देखते हैं और। Equality doesn't imply that women can behave in any manner that they see fit, and but it means that people of both sexes get equal opportunities। मतलब इक्वालिटी अभी मैंने समझाया था आपको कि ऐसा नहीं है कि वुमेन वहां पे घुस पाएंगे, वुमेन को उस नजर से देखो कि वो फिट हो पा रहे कि नहीं। ऐसा बोला गया कि दोनों सेक्स को हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, मतलब दोनों को समान देखना है, समान देखना है। ठीक है, अभी देखो ये आपके जो भी पॉइंट है मैं बोल देती हूँ कि इक्वालिटी एंड इक्विटी का जो भी इतना पॉइंट था इतना काफी है। फिर आपको लास्ट में चले जाना है, इसको मैं समझा दूंगी, अभी अभी लास्ट को चले जाना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लो थोड़ा, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है देखो। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी है, एंड हाउ जेंडर इंडेक्स, मतलब जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैसा काम करता है या फिर उसको मेजर कैसे करोगे।
जो आपका इक्विटी इंडेक्स है उसको देखना है, एंड यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। तो आपको जितना पता है, अभी का कौन सा स्कीम चल रहा है बताओ एजुकेशन सिस्टम में, लड़कियों के लिए? व्हिच वन? आप जानते हो? नहीं नहीं नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कीम स्कीम बोला ना? स्कीम स्कीम बोला, स्कीम बोला, ओके। अभी देखो नीड एंड इम्पोर्टेंस पहले देख लेते हैं। जो क्वेश्चन अभी एक डिस्कस नहीं हो रहा था इक्वालिटी एंड इक्विटी के ऊपर, उसको अभी एंड करना है, ठीक है? उसको एंड करना है, तो इसलिए नीड एंड इम्पोर्टेंस को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरीज में चले जाएंगे। अगर थ्योरीज मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, थ्योरीज मत लिखना, नहीं लिखना है। थ्योरीज मेंशन है, इफ दैट मेंशन एज थ्योरी, इसका थ्योरी लिखो, फिलोसॉफिकल लिखो, या फिर कॉग्निटिव के ऊपर लिखो, या साइकोलॉजिकल लिखो, कुछ मेंशन है उसी के ऊपर लिखना है, ठीक है? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी किस लिए चाहिए? देखो यहाँ पे पॉइंट्स है। फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जैसे प्रॉपर यूटिलाइज हो सके, टू मेक डेमोक्रेसी एज ए सक्सेस, मतलब आपको नागरिक बनाना है, प्रॉपर नागरिकता का जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी देना है, तो इक्वल सबको देखना पड़ेगा, तभी तो डेमोक्रेसी को सक्सेस मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड लॉ ऑफ नेचर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर, कल्चर को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। अगर आपने देखा होगा जेंडर इनइक्वालिटी, फिर भी मैं बोलती हूँ, पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे, एंशियंट पीरियड में चले जाओ, क्या उतना जेंडर इनइक्वालिटी वहां देखने को मिला था आपको? रामायण महाभारत में चले जाओ, राजा महाराजाओं के कंसेप्ट में चल जाओ, नहीं मिला था। बिकॉज उस पीरियड में भी, अगर सनातन धर्म में चलते हैं, थोड़ा सा अपर के पीरियड में चलते हैं, तो वहां पे लड़कियों को, फीमेल को माता के रूप में देखा जाता था, भगवान के रूप में, देवियों के रूप में देखा जाता था, इसलिए उसमें भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खराब निकलेंगे, बाकी सोसाइटी में एक इक्वलनेस ट्रीटमेंट था, ठीक है? सो उस चीज को हम फिर से लाना चाहते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी एंड लॉ ऑफ नेचर करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर को बचाना है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग वुमेन, बच्चों में नहीं, लड़कियों में भी क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, गुड फैमिली रिलेशनशिप अच्छा रखना है। अच्छा, अभी अगर जेंडर इक्वालिटी को हम मेजर करना चाहते हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा ना, ओवरऑल ग्रोथ देखना पड़ेगा, कि जेंडर इक्वालिटी मीन्स दोनों सेक्सेस को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। तो जेंडर रिलेटेड जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड जीडीआई। उस इंडेक्स के बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करेंगे, ठीक है? अभी मान लो घर पे 10 लोग हैं, 10 में सोच लो 5 औरतें हैं और 5 पुरुष हैं, ठीक है? अभी इनमें से बोलो पांचों के पांचों क्या करते हैं, जॉब में जाते हैं, अर्निंग करते हैं, इनमें से 3 जाते हैं, 2 नहीं जाते, 2 नहीं जाते, बोलो इनका इक्वालिटी हुआ क्या? नो। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके थ्रू हमें देखना है ये पांचों के पांचों फीमेल, अभी ये नहीं दिख रहा है, रुको थोड़ा सा। हम्म, ये हमें देखना है कि पांचों के पांच जो फीमेल है वो भी इक्वली पढ़े रहे, दैट मीन्स मिनिमम एजुकेशन उनके पास हो, पांचों मेल के पास जितना है पांचों फीमेल के पास उतना ही हो, प्लस उनका ये कहना है कि एजुकेशन के साथ साथ हम उनको जो भी नियम दे रहे, नॉर्म्स दे रहे, रूल्स दे रहे, दोनों के लिए इक्वल रहेगा, दोनों के लिए इक्वल रहेगा, प्लस घर का डिसीजन मेकिंग में ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी करेंगे, जितने एक्टिविटीज हैं दोनों इक्वल मिलेंगे सबको। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंडर जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स क्या बोलता है, क्या देखना है बताओ? एम्पावरमेंट बोला गया, क्या लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं? बस बस, मतलब जितना भी आपको मैं बोल दूं, लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बोला, कितना परसेंटेज था वुमेन कैंडिडेट्स के लिए? 33% रिजर्वेशन लॉ में भी है, आपके लीडरशिप कैरेक्टर्स में भी है, प्लस आपके वर्क जितने भी टीचिंग जॉब्स में भी है। आपने टीचिंग जॉब्स या बाकी के जितने भी जॉब्स वैकेंसीज देखे, वहां पे वुमेन कोटा एक रहता है कि नहीं? अगर उसमें भी देखिएगा 10 वैकेंसी निकला है, 10 सीट्स निकले, उसमें से आपको मेंशन रहेगा 3 है वुमेन के लिए।
मेंशन रहता है, पूरा के पूरा आधा नहीं रहता है, आधा से कम रहता है, दैट इज 33%। वही 33% है। तो ये 33% का आपका क्या चलेगा, रिजर्वेशन चलेगा हर एक चीज में। एंड यही जेंडर एम्पावरमेंट का मेन पॉइंट है। डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फीमेल एम्प्लॉयज को, वो भी हक दिया गया है। जेंडर इक्विटी इंडेक्स क्या बोलता है, इक्विटी बोल रही हूँ, इक्विटी। रिसोर्सेस देंगे, अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेस देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे दोज आर एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, इतने चीजों को। हेल्थ पैरामीटर्स को हम ध्यान नहीं देंगे इसमें, हेल्थ पैरामीटर्स अलग चीज है। ग्लोबल जेंडर गैप अगर देख रहे, गैप इंडेक्स, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंट्रोड्यूस द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006, and this index focuses more on identifying the level of female disadvantage, कितना डिसएडवांटेज फीमेल्स हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग, सर्वाइवल रेट के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, एजुकेशन अटेनमेंट के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग। बाकी मैं बोल दूं ये कंक्लूजन पार्ट है, जितना आप समझे उतना लिखना है, इस लाइन को बस मेंशन कर देना है, इस लाइन को। ठीक है, सेव गर्ल्स मेक गर्ल्स एजुकेटेड, सेव गर्ल्स मेक गर्ल्स एजुकेटेड, ये लास्ट में ऐड करिएगा, सबसे लास्ट में इसको रखिएगा, इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एंड इसको ऐसे कवर कर दीजिएगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इतना लिखना, ज्यादा मत लिखना, इतना एनफ है। कंक्लूजन अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, एंड विच वन इज बेटर, एज पर योर थॉट विच वन इज बेटर, which one is better, because you are the person, normal person, so you want gender equity, but you love gender equality, because gender equality means treated all person equally, treated all person equally, and that is in your hand, ये आपके हाथ में ही है ना। आप सबको समान अधिकार से देख सकते हैं, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखना है तो क्या आप गवर्नमेंट है, नहीं, हम गवर्नमेंटल बॉडीज नहीं है, ना ही लॉ मेकर्स हैं, सो दैट हम इक्वालिटी को ज्यादा ध्यान देंगे। इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, रिमूव करना चाहिए इनइक्वालिटी को, इतना क्लियर है, हो पाएगा, थोड़ा हो जाएगा। अभी एक एक थ्योरीज में जाते हैं, बहुत, चार थ्योरीज हैं, छोटे छोटे थ्योरीज हैं, देख लो, चार थ्योरीज हैं, मतलब आपका ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है सिर्फ लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में कैसा आएगा बताओ, इक्विटी, इक्वाली, सॉरी, जेंडर इक्विटी, जेंडर इन, क्या बोल रही हूँ मैं, इक्विटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, तब से घुसी हुई हूँ कौन से वर्ड में आ गया, सो सॉरी, फंबल हो गया, ज्यादा ही फंबल हो गया। अच्छा, एक मैंने बोला इक्विटी, एक बोला इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी इक्विटी के पॉइंट पे ही ये क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा मुझे बताओ अभी, जेंडर साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में अगर किसी ने बोला थ्योरीज मेंशन करो, तो कौन से थ्योरीज आएंगे, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी एंड आपका स्कीमा थ्योरी, स्कीमा थ्योरी। अच्छा मैं बता दूं और एक चीज, स्कीमा थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी इज ऑलमोस्ट सेम, ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, एंड मैं बोलूँ आपका और एक कौन सा थ्योरी था, अभी था ना, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ओके। ये जो दो थ्योरीज हैं, ये दो थ्योरीज आपके क्या है ना, ये दो थ्योरीज आपके कौन से पर्सपेक्टिव में आएगा, फिजिकल पर्सपेक्टिव में आएगा या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आएगा। ठीक है, एक आया आपका साइकोलॉजिकल, एक आएगा आपका फिजिकल पर्सपेक्टिव में, मतलब आप बोल सकते हो सोशल या फिर फिजिकल, और एक बोल सकते हो साइकोलॉजिकल। दिमाग जहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पे आप सोच सकते हो समझ सकते हो, वो कॉग्निटिव या स्कीमा होगा, और जहाँ पे आप फिजिकल या सोशल पॉइंट देखते हो, जहाँ पे सिंबॉलिक एंड कन्फ्लिक्ट आएगा। अच्छा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी क्या है बताओ, वर्ड से समझो, वर्ड से समझो पहले, वर्ड वर्ड वर्ड। हाँ, सिंबल्स के अकॉर्डिंग सिंबल असाइन करेंगे हम लोग, मतलब लैंग्वेज ले सकते हैं, उसका मीनिंग ले सकते हैं, सिंबल्स ले सकते हैं, उसके साथ ही हम किसी चीज को समझाएंगे। अच्छा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी के फाउंडर है जॉर्ज हवर्ड मिड, जॉर्ज हवर्ड
मीड, मीट नहीं है, मिड है, MEAD, ठीक है, मिड। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी बताता है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज ए माइक्रो लेवल थ्योरी। माइक्रो मतलब मैक्रो में नहीं जाएगा, बड़ा नहीं है, छोटे लेवल का है, छोटे लेवल का है। ओके। अच्छा मुझे बताइए, आपका जो जेंडर कंसेप्ट है, ये अगर लोगों तक पहुंचाना है तो आप कैसे पहुंचाओगे? छोटे वे में सोचो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, तो इसीलिए इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी को रखा गया। इट इज द रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटी। ये जो लोग हैं, हम सब है ना, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वी लिव इन सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं, और हमारे ऊपर ही ये फोकस करता है। तो हम कैसे अपने अंदर, अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ? कम्युनिकेशन करके, थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या बोला गया ना, हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, एंड उसका मीनिंग देखते हैं, उसके सिंबल्स को यूज करते हैं। अभी बोलो, ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स हैं, किसी को हम असाइन करते हैं कि नहीं, किसी को देते हैं कि नहीं? जैसे कि मैं बोल, मेल है या फिर आप फीमेल है, तो ये जो मैंने वर्ड्स यूज किया, दैट हैज प्रॉपर मीनिंग, उसके पास भी प्रॉपर मीनिंग है। प्लस इस वर्ड को हमने मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज किया। दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी अंडर जेंडर कंसेप्ट। इसीलिए इसको जेंडर कंसेप्ट के विद इन रखा गया। क्लियर है इतना? क्लियर है? अच्छा, मैं, हाँ, मैं बोली कि ये जो जेंडर है, जेंडर के बारे में अगर मैं आपको बता रही हूँ, तो दैट इज ओनली द वे, मतलब कम्युनिकेशन इज ओनली द वे वेयर वी यूज द लैंग्वेज फॉर शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेंडर। ये सही है? जेंडर संबंधित जो भी चीजें हैं, मैं शेयर करने के लिए आपका लैंग्वेज का व्यवहार कर रही हूँ। अभी जैसे मैंने बोला, एक मेल है, एक फीमेल है, तो मेल के लिए मैंने लिखा M, एंड फीमेल के लिए मैंने लिखा F। अभी बोलो, मेल एंड फीमेल, ये जो वर्ड लिक्विड हमने यूज किया ना, वर्ड्स यूज किए, तो दैट इज द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन किया, इसीलिए इस वर्ड्स को लेके आए, एंड इसका कुछ मीनिंग है, मीनिंग है। बोले, ये अभी सिंबल्स हैं कि नहीं? सिंबल्स भी हैं कि नहीं? ये मेल को दिखाता है, तो ये फीमेल्स को डेजिग्नेट करता है। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सो 1863 से 1931, 1931, 63 से 1931, ये जॉर्ज हार्वर्ड मीड का मतलब बर्थ पीरियड से लेकर डेथ पीरियड तक का पॉइंट लिखा गया है। तो उनको बोला गया कि वो फाउंडर है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी का, उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था इस थ्योरी को। एंड मीड के जितने भी क्या है स्टूडेंट, आपने नाम तो नहीं सुना होगा, ब्लूमर, ये ब्रूनर नहीं है, ये ब्लूमर है, हर्बर्ट ब्लूमर। तो उन्होंने एक टर्म दिया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। मतलब जो इस थ्योरी को पढ़ेगा, जिसके ऊपर ये बेस्ट है, उनको हम बोलेंगे, जैसे कि जो पर्सन इसके ऊपर डिस्कवरी कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? सिंबॉलिक सॉरी, इंटरैक्शनिज्म। तो उन्होंने ये टर्म को प्रोवाइड किया। जैसे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, तो हम बाइगोट्स्की को क्या बोलते थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलेंगे। एंड उनका जो प्रिंसिपल्स रहेगा, किसके बेसिस पे? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, विज्म। सो यहाँ पे भी जो पर्सन्स है, वो क्या रहेंगे ना, इंटरेक्शन करें तो इंटरेक्शनिस्ट रहेंगे। प्लस इन्होंने जिस प्रिंसिपल को लिया, वो था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। एंड उनका जो थ्योरी है, जो उनके टीचर ने दिया हुआ है, वो है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सो इसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा पॉइंट बोलती हूँ। ह्यूमन इंटरेक्ट विथ थिंग्स, हम चीज़ों के साथ संबंधित हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड जब भी हम चीज़ें, जैसे कि अब मैं साइकिल चला रही हूँ, तो साइकिल मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उसी को ही असाइन करने के लिए मैं यूज करूंगी। यही हो गया पॉइंट। वैसे ही और भी बोला गया है, जो चीजों को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, इस सोसाइटी में प्रेजेंट है, उसका कुछ मीनिंग होगा कि नहीं, बताओ? कोई भी चीज प्रेजेंट है,
आप असाइन करें एक वर्ड को, तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, जैसे कि एग्जामिनेशन है। सो एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है ना, बिकॉज वी हैव टू मेजर द स्टूडेंट, उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उसको जानने के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, एग्जाम हैज ऑल्सो देयर मीनिंग, उसका एक प्रॉपर मीनिंग है जिसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किया पॉइंट को। वैसे ही वर्ड्स आए, एंड ये सोसाइटी एंड हमारे बीच ही रहेगा। सो हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन अगर चीजों को क्या करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, तो इसको यूज करता है। अच्छा, सो ये भी जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है या फिर थ्योरी है, ये क्या करता है ना, दो तीन पॉइंट्स पे ध्यान देता है। पहला याद रखना वर्ड सेल्फ, सेल्फ, खुद को देखो, खुद को देखो, आप खुद को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो सोसाइटी के बेसिस पे। अच्छा, अगर मुझे सोसाइटी अभी कुछ रोल भी नहीं देता, फिर भी मैं फीमेल जैसा ही फील करूंगी कि नहीं? कैसे? रीजन, बिकॉज मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ एंड इमिटेट कर रही हूँ, कॉपी करने को ट्राई कर रही हूँ। हाँ, बस जस्ट मैं एक्सेप्ट करने को स्टार्ट कर ली, तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ, मेरा सेल्फ है जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। एंड ये सोशल फोर्स है, एक पावर है, जो कि सोसाइटी ने मुझे जो स्ट्रक्चर देखा मेरे बॉडी में, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे सोसाइटी ने अपने हिसाब से एक रोल दे दिया। सो दैट इज द सेल्फ। सोशल सेल्फ क्या होता है? जो एक्टिव प्रोडक्ट है सोसाइटी में, एक्टिव प्रोडक्ट क्या है पता है? हमारे बातें, हमारे रूल्स नियम, यही सारे एक्टिव प्रोडक्ट है इस सोसाइटी के। सो ह्यूमन एजेंसी जब इसको यूज करता है, मतलब ह्यूमंस के थ्रू ही ये बनता है, एंड जब नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, वही बातें अगेन रूल्स बन जाते हैं सबके लिए। तो ये डिटरमाइन करता है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है कैसे बिल्ड होते जाएगा, एंड कैसे हमें कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। So all type of interaction refines our ability to think। जितना भी ये कंसेप्ट है, जितना भी इंटरेक्शन है, ये हमारे थिंकिंग को और ज्यादा बढ़ाता है, क्लियर करता है। नॉट ऑल इंटरेक्शन इन्वॉल्व थिंकिंग, सारे इंटरेक्शन में, बातचीत में थिंकिंग प्रोसेस नहीं रहता है। एंड ये आपका समरी है टोटल प्रोसेस का। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं इजीली बता दूं, कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? कन्फ्लिक्ट मतलब क्या, बोलो। नेक्स्ट थ्योरी में आगे, झगड़े, झगड़ा। सो यहाँ पे झगड़ा किसका है ना, सबसे इजी चीज, पूरा स्टोरी लिखना है ना। झगड़ा किसके बीच होगा? सोसाइटी में होगा। ठीक है, सो सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है जो सोसाइटी के विद इन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन या स्टेटस बेस्ड अगर लोग देखते हो, तो रिच, मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास रहता है, रिच एंड पुअर रहता है। तो इनके बीच में रिसोर्सेस का बेनिफिट, जो संपदा है, सबसे ज्यादा व्यवहार कौन करते हैं, सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? रिसोर्सेस, रिच पर्सन्स। एंड अप हाँ, अपर पर्सन्स। अभी अपर क्लास को तो मिल गया, लोअर क्लास को क्या मिलेगा? बहुत कम, बहुत कम, लेस, लेस अमाउंट पे। सो बेनिफिट्स मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज क्या गया, मैक्सिमम अमाउंट में मिल रहा है अपर क्लास को, एंड मिनिमम अमाउंट में मिल रहा है लोअर क्लास को। तो इस बेसिस पे सोसाइटी में चेंज चाहिए, चेंज, सोशल चेंज, नीड ए ब्रेक, ब्रेक द चेन। तो ये पॉइंट को हमें समझाना है। तो अभी मैं ना पॉइंट आपको दिखाती हूँ कि ये पॉइंट देखो, मतलब कंसेप्ट एंड थ्योरी के बेसिस में हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक होता है आपका क्या, वेट, एक होता है आपका हाँ, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। हम कौन से ग्रुप में है बताओ, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म? सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म मतलब होते हैं उच्च जाति, उच्च वर्ग, जो रिच पर्सन्स हैं, जहां से एक्चुअल पैसा आता है, बिकॉज दे पे टैक्सेस, वो हमें टैक्स देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को देते हैं। तो उनको हमने कैपिटलिज्म बोला। अभी बोला जाएगा इंडिया का कैपिटल, कैपिटलिज्म क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी को समझाया गया, इंडियन इकोनॉमी को समझाया गया। तो इस पॉइंट्स पे आपको अगर कंफ्यूजन लगे, तो ऑलवेज क्या करना, अपर क्लास एंड लोअर क्लास के अंदर रिसोर्सेस के बेसिस पे, इकोनॉमिक पॉइंट और अर्थनीति के बेसिस पे समझा देना कि सबसे ज्यादा अमाउंट का यूज, प्रोडक्ट का यूज और मनी का यूज कौन करता है ना, रिच पर्सन करते हैं। एंड आफ्टर देयर यूजिंग जो लेफ्ट ओवर रहता है, तो वो उसको वो कौन यूज करता है ना, लोअर कास्ट के बच्चे या फिर लोग, इंडिविजुअल्स या वुमेन, मेन जो भी रहते हैं,
को यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था बताओ? जर्मन सोशलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट बोला गया, सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने दिया था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के ऊपर ये पॉइंट था। सो इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, सेक्स था, एजुकेशन था, जेंडर था, ये सब तो था ही, प्लस इकोनॉमिक बहुत कन्फ्लिक्शन था। अभी मैं इकोनॉमिक कन्फ्लिक्शन के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट थ्योरी डेपिक्स, कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये बोलता है कि सबसे ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस अपर क्लास को मिल रहा है और कम रिसोर्सेस लोअर क्लास को मिल रहा है। तो अभी बोलो स्ट्रगल कौन करेगा? स्ट्रगल कौन करेगा? सबसे लोअर क्लास। तो ये बोल सकते हैं कि तो कन्फ्लिक्ट होगा ही। एंड कन्फ्लिक्शन ह्यूमन के नेचर में ही है। उसको अगर ज्यादा मिल जाता है तो वो हैप्पी हो जाता है, कम मिलता है तो वो झगड़ा करना स्टार्ट करता है। उसको यही कंपैरिजन में ही क्या हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो कन्फ्लिक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं, ये गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है, ये एक बोल सकते हो प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है। एंड इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या हम कभी भी? नो, एफर्ट होगा ही नहीं। आप एक चीज में ठीक कर दो, सोचो मैं सबका इकोनॉमिक जो भी मनी ओरिएंटेड जो भी प्रॉब्लम्स है मैं सबका फुलफिल कर देती हूँ, सबको इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी और दूसरे कोई चीजों में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, और दो दूसरे चीजों में आ जाएगा। तो ये चलते जाएगा, ये अनलिमिटेड प्रोसेस है, लिमिटेड नहीं है। मतलब जितना रिसोर्सेस का आप यूज करते जाओगे उतने प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। सो एग्जांपल्स दे सकते हो जैसे कि एम्प्लॉयज एंड ओनर। अभी बोलो एम्प्लॉयज जो है वो हो जाएंगे पुअर ग्रुप्स में, जो ओनर है वो रिच पर्सन्स हैं। तो रिच पर्सन ट्रीट कैसे करते हैं, सैलरीज में या फिर आपके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हो गया। सो इसके लिए क्या चाहिए ना, हमें चाहिए कि इसको रिवोल्यूशन करना। तो रिवोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू द सोसाइटी। इफ कंपटीशन होता है तो सोसाइटी के लेवल पे ही हम लोग सारे कंपटीशन करते हैं कि रिसोर्सेस इक्वल कर दो, एंड उसके थ्रू इनइक्वालिटी यहाँ से हट जाए। इनइक्वालिटी अगर हट गया तो थोड़ा मे बी कुछ परसेंट के लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? लिख सकते हैं? ये सुन लो। अभी देखो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। अभी ना क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में ये दो वर्ड को आप अभी भूल जाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे ना लिख के अपर क्लास एंड लोअर क्लास लिख सकते हैं। अपर क्लास एंड लोअर क्लास। देखो, देखो ये क्या लिखा गया, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होल्डिंग मैक्सिमम वेल्थ। तो ये कौन सा क्लास है बताओ? बस यहाँ पे अपर क्लास लिखना है, ये लैटिन वर्ड में लिखा गया था तो लैटिन वर्ड नहीं लिखना है। आप बस अपर क्लास लिख देना, अपर क्लास लिख देना। तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा बताओ? द वर्किंग क्लास और द पुअर इन सोसाइटी। पुअर मतलब आप बोल सकते हो लोअर क्लास, लोअर क्लास। बस इतना डिवीजन आप कर देना एंड उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स दे देना, हो जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट थ्योरी में जाते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? देखते हैं क्या सोचते हो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव? अंडरस्टैंडिंग ना? Yes, yes, understanding. That means development in understanding point और development in thinking point, reasoning point, इसको हमने cognitive बोला। अभी मैं बोलती हूँ, आप जितना भी डिसीजंस लेते हो तो कहाँ से लेते हो? दिमाग से। दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। अच्छा, अगर मुझे आपने एक आइडेंटिटी दिया, अगर मुझे आप 4 साल पहले मिलते तो क्या आप मुझे अब टीचर बोलते? नो, नो। आप अभी मिले हो एंड मेरा एक आइडेंटिटी आपने दिया है कि मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो आपके ब्रेन ने बोला मैम पढ़ाती है इसलिए वो टीचर है। ये चीज है, सिर्फ समझना है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, ये ना स्कीमा थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज आल्सो सेम, मतलब बोल सकते हैं सेम टाइप का है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, दोनों ही सेम टाइप का है। सिर्फ समझना है, स्कीमा मीन्स नॉलेज एंड कॉग्निटिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज को लेने के लिए भी आप दिमाग से ही सोचोगे, एंड कॉग्निटिव मतलब आप कोई चीज को ब्रेन से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो अभी बोलो बच्चे जेंडर लर्निंग कर रहे हैं। सो जेंडर लर्निंग के साथ उनको जो जेंडर आइडेंटिटी मिलता है, आई एम मेल, आई एम फीमेल, ये जो आइडेंटिटी मिला, ये किसने दिया? सोसाइटी ने। सोसाइटी सोच समझ के देता है कि नहीं? सोसाइटी सोच समझ के देता है। सो दैट इज
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको हम सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी बोलते हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अभी देखो एक पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर मैं बोलूँ सोसाइटी क्या करता है ना, आपको रोल देता है। सोसाइटी सोशल कंस्ट्रक्ट कर रहा है आपके रोल को, सोशल कंस्ट्रक्ट कर रहा है आपके रोल को। अभी इस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे मुझे बोलना, तो ये वन काइंड ऑफ जेंडर बायसनेस नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप बायसनेस। ओके, अभी ये जो स्टेरियोटाइपिक कंसेप्शन है, दिस इज फिक्स्ड और मूवेबल, फिक्स्ड और मूवेबल ये। अच्छा, फ्लेक्सिबल है। मैं क्या बोल रही हूँ, सोशल कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या मूवेबल होगा? सोशल कंस्ट्रक्शन सोचिए। नहीं, अच्छा, मैंने बोला सोशल कंस्ट्रक्शन पॉइंट मूवेबल नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्शन पॉइंट इज फिक्स्ड। अगर मैं बोलूँ मेरी, मैंने अभी सुना, आपको मैंने एग्जांपल दिया कि यू आर ए गर्ल, सो दैट यू हैव टू वेयर पिंक कलर ड्रेसेस, यू हैव टू वेयर फ्रॉक्स, और यू हैव टू मूव लाइक दैट। मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो ये जो मैंने कैरेक्टर आपको दिया, ये कैरेक्टर क्या चेंज होगा? चेंज होगा? नो, these character are fixed, these characters are fixed, ये फिक्स्ड है। तो ये आपके स्टीरियोटाइपिक पॉइंट्स हैं। जैसे एक चीज हमने किया था ना स्टीरियोटाइप में, जैसे रास्ते में जा रहे हो, एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सो उस दिन कुछ बुरा होने वाला है, तो दिस पॉइंट इज फिक्स ना, ये पहले से ही फिक्स्ड हो चुका है। इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? जितना भी हम पढ़ाई कर ले, ये माइंड में आ ही जाता है। तो ये कॉग्निटिव पॉइंट है। कॉग्निटिव पॉइंट है, कैसे स्टेरियोटाइप्स हमारे माइंड में फिक्स हो चुका है। ठीक है, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट फिक्स्ड हो जाते हैं। वंस दे अचीव जेंडर कॉन्स्टेंसी, अच्छा अभी देखो यहाँ से मत समझो, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। डायग्राम थोड़ा दिख रहा है क्या? थोड़ा कलर चेंज हो गया, दिख रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा एक चीज देखो, ये क्या है बताओ? जेंडर आइडेंटिटी। ये क्या है? जेंडर आइडेंटिटी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? आइडेंटिटी, अच्छा मैं बोलूँ कि आपको ना मैं सॉल्ट पाउडर देती हूँ, पाउडर बोला मैंने, ठीक है, सॉल्ट पाउडर दिया एंड शुगर पाउडर दिया। सो दोनों में, अब दोनों का बोतल भी सेम है, जार भी सेम है, सेम कलर, सेम सब कुछ सेम है, तो अभी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप क्या करोगे? हाँ, ठीक है, आपने टेस्ट भी कर लिया, बाय टेस्ट आप जान लिए। टेस्ट के बाद क्या करेंगे? उस पे लेवलिंग करते हो, लेवलिंग, ठीक है। सो आइडेंटिटी मीन्स भी होता है लेवलिंग, ठीक है, लेवल्ड अप करना, किसी को नाम दे रहे हो ना, परिचय दे रहे हो। तो इसीलिए आपका आधार कार्ड बना। आधार कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो ये भी जेंडर आइडेंटिटी है। जेंडर आइडेंटिटी, आप बोल सकते हो सिंपल, एबिलिटी टू लेवल वन सेल्फ। किसी को भी आप लेवल अप करना चाहते हो तो इसका यूज करोगे। अभी दो वर्ड आता है, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्स्टेंसी नहीं बोली, कॉन्स्टेंसी लास्ट में रिजल्ट में आता है, कॉन्सिस्टेंसी। मेरे बॉडी में ये चीजें हैं, मैं गर्ल हूँ, तो मेरे बॉडी में गर्ल जैसे कैरेक्टर्स हैं, तो ये मेरे बॉडी में थ्रू आउट लाइफ रहेगा कि नहीं? कॉन्सिस्ट करूंगी कि नहीं मैं? बस, तो ये जेंडर कॉन्सिस्टेंसी है, जो कैरेक्टर आपके पास ऑलरेडी है। मैं ड्रेसेस पहनूंगी, गर्ल जैसा बिहेव करूंगी, मेरे बॉडी में हॉर्मोन्स भी वैसे आएंगे, ये कॉन्सिस्टेंसी है। अच्छा बोलो, इसको बार बार यूज करते 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 क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। क्या आएगा? स्टेबिलिटी। हम स्टेबल हो जाएंगे, एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाएंगे कि वी आर गर्ल्स। तो ये चीज है, मतलब देखो, एक 5 साल का बच्चा, उसको आइडेंटिटी मिल गया। एक 7 साल का बच्चा, उसको जेंडर कॉन्सिस्टेंसी मिल गया। फिक्स हो गया 12 साल का बच्चा, देखो 12 साल का बच्चा या बच्ची, फिक्स हो जाएगा कि नहीं बताओ? उसके बाद कोई चेंजेस आएंगे बॉडी में? बस ऑटोमेटिक आ गया, मतलब ये स्टेबिलिटी आ गया। अभी बोलो इसके रिजल्ट, लास्ट में एडोलेसेंट पीरियड आ जाओ, कांस्टेंट हो गए कि नहीं हम? जेंडर कॉन्स्टेंसी, कांस्टेंट। बस ये चार वर्ड को एक्सप्लेन करना है।
जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, पहले कंसिस्टेंसी आएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगा, उसके बाद कॉन्स्टेंसी आएगा। कॉन्स्टेंसी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंट से कॉन्स्टेंसी आया है। हम फिक्स हो गए, एक जगह में अटक गए। जैसे कि आप बोलोगे आपको एक खाना बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे जैसे डोसा पसंद है, लाइफ टाइम के लिए मुझे पसंद है, ये कांस्टेंट चीज है। उसके साथ मैं कुछ वेराइटीज ले सकती हूँ, बट ये कांस्टेंट चीज है, ठीक है। मेरा हाइट कम है, तो हाइट कम मेरा लाइफ टाइम रहेगा, ये कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हो गया, समझ आया? हो जाएगा ना सारे बच्चे? हम्म, हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly। वैसे वैसे हाँ, ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये डायग्राम बना के वैसे एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। रिजल्ट में जेंडर कॉन्स्टेंसी आना चाहिए बस। हो गया, चलो। हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है? अब बताओ, डेफिनेशन लिख सकते हैं जो, जहाँ पे देखो इक्वालिटी में दिया था। वेरी गुड। इक्वालिटी में जो दिया था, एक काम करिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ वो उसको माइंड करिएगा। पहला है जेंडर इक्वालिटी, आप लिख दोगे। जेंडर इक्विटी आप लिख दोगे, एंड साइड में आप लिखोगे जेंडर इनइक्वालिटी। तीनों को लिखेंगे, तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले प्रॉपरली जेंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है। ये डिफरेंस पता चला तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट हो जाएगा क्लियर। आफ्टर दैट देखो ये क्वेश्चन आया कि जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। अच्छा क्या लिखना है, देखो व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी पहले लिखना है। फिर मैंने एक पॉइंट दिया था जो किसी ने नहीं लिखा, दैट इज अ सिनेरियो। सिनेरियो मतलब जानते हो, सिनेरियो, सीन, सीन मतलब पूरा डाटा कलेक्ट किया गया है, कैसा डाटा, वन काइंड ऑफ डाटा, ओके। सो मैं अगर बोलूं कि हमारा टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर 100% है, मैं सारी चीजों को 100 पकड़ रही हूँ, 100% में है, तो उसमें से 30% पॉपुलेशन, कितना बोला, 30% पॉपुलेशन अभी तक क्या है, इलिटरेट है। क्या है बताओ, इलिटरेट है। याद रहेगा, 100 से 30% मतलब 100 में कितने हो जाएंगे बताओ, 100 में कितने हो जाएंगे, 30, 100 में 30, 30, ओके। अगर मैं इंडिया में देखती हूँ, इंडिया में पॉपुलेशन को काउंट करती हूँ अगेन, ठीक है, इंडिया में जितने भी इलिटरेट पर्सन्स हैं उनमें से हम काउंट करेंगे, ठीक है। इंडिया में सोच लो, अभी इलिटरेट पर्सन्स को हम 100 देखते हैं, 100, इनमें से 70%, मतलब 70% मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 70, दैट इज 70। ये 70% अगर 100 लोग हैं, उनमें से गर्ल्स का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा रखा है, तो उनमें से 70% वुमेन, मतलब 70% वुमेन इंडिया में क्या है, इलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है। कौन से पीरियड का बात बोल रही हूँ, बहुत पहले का है, अराउंड मैं बोल सकती हूँ 2000 पीरियड से पहले, 2000 से पहले आगे का बात है, ठीक है। जो कि आप ऑलरेडी कंटेम्प्रेरी से पॉइंट ले चुके हो कि क्या क्या था, क्यों ये प्रॉब्लम था, आप जानते हो। सो अकॉर्डिंग टू 2001, हाँ, ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ऐसे आप कर दीजिएगा 1970s टू 1980s और 1990s, तो 1990s कर दो, 1990s तक भी ये कंटिन्यू ही था। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू 2001, 2011 का सेंसस नहीं बोल रही हूँ, 2001 का सेंसस बोल रही हूँ, तो 2001 सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सोचो, अगर फिर से मैं बोल रही हूँ 100%, उसमें कितना है, 48% कितने हैं, वुमेन्स हैं। तो मान लो 100 लोग हैं, तो कितने हो जाएंगे वुमेन, 48, 48 हो गया। अभी उस 48 का 46%, 48 का 46% मतलब अगेन आपको 48 इंटू 46 बाई 100 कर देना है, तब जाके आपको मिलेगा परसेंटेज कि कितना रह गया। उतने लोग मतलब उतनी वुमेन स्टिल इलिटरेट है, स्टिल इलिटरेट है। अगर मैं जेंडर डिस्पैरिटी का प्रॉब्लम देख लूं, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी वर्ड जान लो, डिस्पैरिटी बोला गया, दो पार्टीज, ठीक है, दो डिफरेंट पार्टीज, जेंडर डिस्पैरिटी मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर सेपरेशन, इधर मेल आ गया तो इधर फीमेल आ गया, दैट इज अ डिस्पैरिटी, ठीक है।
अलग अलग कर देना। सो प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिगिन विथ एक्सेस टू स्कूलिंग। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, बताओ? स्कूलिंग के अकॉर्डिंग फैक्टर है, वो पता चलता है। अभी एक मैंने क्या किया है, डाटा दिया है 2003 के अकॉर्डिंग। जीपीआई क्या होता है? जीपीएस नहीं बोला गया, जीपीआई है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स मतलब हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करेंगे कि कितने लोग पढ़ने जा रहे थे, कितना नहीं जा रहे थे। तो प्राइमरी लेवल पे वुमेन कितने थे ना, 0.9 थे जो पढ़ने जाते थे। अपर प्राइमरी में वो 0.8 हो जाता था। दैट मीन्स क्या है, अपर प्राइमरी क्लास में बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या करते थे, छोड़ते नहीं थे पढ़ने के लिए। 0.92 अगर 2005 से लेके 2006 में है, तो उस बेसिस पे 0.84 रहेगा आपका अपर प्राइमरी लेवल में। अभी देखो 2005 से लेकर 2006 में 0.92, 0.92, अच्छा वो हो गया। लोअर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी में 0.73, 0.73। अच्छा लोअर सेकेंडरी मतलब कौन सा क्लास बताओ, उस दिन पढ़े थे, पता ही थी। 19 एंड अपर सेकेंडरी दैट इज 11 12। तो जितना अपर क्लास को जाएंगे उतना नंबर्स कम होते जाता है। अभी भी देखो ये है कि नहीं, ग्रेजुएशन तक फिर भी बच्चे पढ़ते हैं। जब अपर क्लासेस को जाते हैं आप लोग, एमएससी या एमकॉम करते हो या फिर और भी आगे पढ़ते हो, तो थोड़ा थोड़ा डिविजन्स होते स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों का मैरिज हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, कुछ जॉब के लिए लग पड़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं, है कि नहीं? सेम थिंग यहाँ पे मेंशन किया गया। सेम थिंग यहाँ पे मेंशन किया गया कि लोअर सेकेंडरी में 0.73 है तो 0.67 है अपर सेकेंडरी में। तो एज मेरोत्रा बोला गया, एक 2006 का एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, नोट्स बोला जाता है। सो लो लेवल ऑफ गर्ल एजुकेशन क्यों कम है, क्या रीजन है? एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। उनके खाने में आयरन कंटेंट का कमी हो रहा है, एंड जिसके वजह से बॉडी मास इंडेक्स में उनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के रेशियो में उनका कम आ रहा है, एंड वो सफर कर रहे हैं एनीमिया से। व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया? एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी। तो ये देखो, जैसे ये हमारे ना आरबीसीज होते हैं, जानते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लोहित रक्त कणिकाएं, ठीक है। बस ये कणिकाओं में क्या होता है, ये आपके सेल्स हैं। तो सेल्स के ना बीच में ऐसे गैप रहता है। अगर मैं सेल को ड्रॉ करती हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं कट करती हूँ, अपर पार्ट से कट करती हूँ, इसको इक्वल हाफ से कट कर दो, तो कट करने से मुझे कैसा दिखा ना, बीच में इसका कुछ नहीं है, होलो टाइप का है। तो डंबल शेप जैसा दिखता है, डंबल शेप, बीच में थोड़े से ऐसे पकड़ने के लिए होते हैं, और साइड में ऐसे राउंड शेप होता है। तो बीच में क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। आप जानते हो आपके सेल में न्यूक्लियस रहता है, ये प्रेजेंट नहीं है। और एक चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सुने होंगे, क्लास 10 तक हमने सबने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया बोल के एक चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। आपके बॉडी के लिए जितने भी एनर्जीज चाहिए ना, वो उसको प्रोड्यूस करता है। अभी बोलो ये दोनों चीज ही इसके पास अगर नहीं रहेंगे, तो ये तो ऐसे ही आरबीसी दिखेगा। प्लस बोलो, अगर इसका कंटेंट क्या है, सिर्फ आरबीसी का ना, आयरन है, आयरन है। बोलो अगर आयरन का ही डेफिशिएंसी हो गया, तो ये वीक हो जाएगा, सेल्स जितने भी सेल्स हैं ये वीक हो जाएंगे, राइट? बस उसके वजह से एन हो जाएगा। सो ड्यू टू हायर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। हो गया, इतना थोड़ा लिख दिया। अभी देखो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी स्कूल्स में क्या क्या कॉजेस हैं? हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के कामों में व्यस्त हो जाना, ठीक है। लड़कियां ज्यादा व्यस्त होती थी, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही बोलते थे कि डोमेस्टिक कामों में लग जाओ, हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ में लग जाओ। अगर घर से बहुत दूर दूर पे अगर स्कूल रहेगा तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। एंड प्लस उनके एरिया में अगर वाटर सप्लाई ना हो तो दूर दूर से गर्ल्स क्या करती थी ना, पानी लाने जाती थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सुअल मोलेस्टेशन एब्यूजमेंट उनके टीचर्स भी कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रास्ते में जा रहे, रास्ते में भी हैरेसमेंट किया जाता है। तो दिस आर द मोस्ट एबंडेंट रीजंस जिसके वजह से गर्ल चाइल्ड्स को या गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स, बोलो जितने भी स्कूल्स थे कितने डिस्टेंस में होना चाहिए?
विद इन 1 किलोमीटर। बस। तो एज पर मतलब ऑल इंडिया जो सर्वे हुआ था ना, एजुकेशनल सर्वे हुआ था, उसके बेसिस पे बोला गया कि ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, मतलब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर के विद इन कोई स्कूल ही नहीं है। 1 किलोमीटर रेडियस के विद इन कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, प्राइमरी स्कूलिंग वहाँ पे मिलता नहीं है। अपर प्राइमरी 22% लैक अपर प्राइमरी। 3 किलोमीटर के विद इन कोई अपर प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, तो पढ़ाई नहीं होता। एसटी एससी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि झारखंड एरिया में आप जानते हो एसटी एससी रेट बहुत हाई है, स्पेशली एसटीज का। तो वहाँ पे 23% हैबिटेशन जो लोग रहते हैं, वो उनको 1 किलोमीटर रेडियस के विद इन स्कूल्स नहीं मिलता, प्राइमरी स्कूलिंग नहीं मिलता। एंड 39% ऑफ हैबिटेशन अपर प्राइमरी तो अवेल नहीं कर पाते, बिकॉज 3 किलोमीटर के विद इन कोई स्कूल्स नहीं है। सो ये स्कूल्स के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया एजुकेशन जो है, AIE लिखा गया, क्या है? ऑल इंडिया एजुकेशन स्कीम। ऑल इंडिया एजुकेशन स्कीम। ऑल इंडिया एजुकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग कितने ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर बनाएंगे? 14,000। कितने बनाए गए? 14,000, 14,000। 14,000 में मिनिमम क्या चीज रखा गया ना? सिंगल टीचर से ये सारे स्कूल्स चल रहे थे। ठीक है, विदाउट बिल्डिंग। एक छोटा रूम हो सकता है, या थेस्ट रूफ, जो घर का ऐसे जैसे बड़े बड़े घर है उसमें छत ऐसे निकले हुए नहीं रहते, थोड़ा सा बारंदा में, तो वो एरिया में पढ़ाई होगा या फिर पेड़ों के नीचे होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन टीचर्स के पास नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, ये सारी चीजें थे जिसकी वजह से ऑल इंडिया एजुकेशन स्कीम की वजह से बहुत स्कूल्स ओपन हुए, बच्चे पढ़ सके। हर घर के पास एक एक स्कूल बनता था, बट कोई बिल्डिंग नहीं था, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, ये सारे लैकिंग हुए, इसलिए एजुकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। और एक पॉइंट क्या था हमारा? दैट इज ड्रॉपिंग आउट रेट। ड्रॉपिंग आउट रेट जानते हैं ना? बोले कहाँ पे ज्यादा ड्रॉपिंग आउट रेट होता है? सबसे ज्यादा ड्रॉपिंग आउट। अच्छा, मैं बता दूं, एक चीज बता दूं, आपके अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा ड्रॉपिंग आउट रेट है। ड्रॉपिंग आउट रेट बोल रहा है, मतलब रूरल एरियाज में होता है। रूरल एरियाज में इसलिए है कि बच्चे पहले से ही स्कूल नहीं जाते, बट बच्चे स्कूल जाके बीच से छोड़ देते हैं, ये आपका अर्बन एरियाज में है। अर्बन एरियाज में जैसे ही बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते, उनको इकोनॉमिक मतलब उनको लगता है कि पैसा इनकम करना चाहिए, सो दैट वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कि रूरल एरियाज में पहले से ही स्टार्टिंग से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल जाते ही नहीं है, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिशन नहीं होता। ये चीज है। तो डिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 40% अर्बन रूरल मेल 10 to 14 एज ग्रुप हैड लेफ्ट स्कूल ड्यू टू इनकम। 11% रूरल। देखो यहाँ पे रेट देखो, परसेंटेज का रेट देखो, ये ऐसा कंफ्यूजन मुझे भी होता था। 11% रूरल, 17% अर्बन फीमेल उनके हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। अबाउट 20% मेल एंड फीमेल हैव had drop out ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है? स्टोरी क्लियर हो गया? ओके। जो बच्चे अभी कुछ ऐसे ही खुद से बना के लिख रहे थे, उनको बता दो कि ड्रॉपिंग आउट रेट लिखना पड़ेगा। कुछ ना हो परसेंटेज, मैंने क्या बोला कि 11% अगर रूरल में है तो 17% अर्बन में होगा। 20% जिनको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सॉरी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस नहीं पड़ा, एंड कुछ जो आपके अराउंड 18% या 20% होंगे जो कि इनकम के वजह से स्कूल छोड़ देते। तो ये थोड़ा सा आप मेंशन करोगे तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी बोलो चेंज इन करिकुलम। करिकुलम क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ रेस कोर्स जो पूरे साल के लिए चलेगा, या पूरे 3-4 साल के लिए चलेगा। एक रेस कोर्स है। अच्छा मुझे बताओ, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक चीज है, ये जैसे मान लो एक दौड़ने का रेस कोर्स है। एक लाइन बनाया मैंने, यहाँ पे ए दौड़ रहा है। ठीक है, ये जो दौड़ना स्टार्ट किया, ये एंड भी तो करेगा, वो जितना भी थक जाए जो भी करे, एंड तो जैसे भी करेगा। तो ये रेस कोर्स होता है। तो वैसे ही आपका जो करिकुलम है, वो पर्टिकुलरली एक पीरियड में ही स्टार्ट होगा, एंड उसका नियम है वो पहले से स्टार्ट हुआ है, मतलब एंड भी होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे एंड होगा। तो मुझे बताना है कि करिकुलम में मैं क्या करूं। सो करिकुलम का डेफिनेशन दे सकते हैं करिकुलम पॉइंट से?
डेफिनेशन इंट्रो, बस उतना लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि पाथ्स टू इक्वालिटी, मतलब यस। हाँ, हाँ। नहीं, 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 कोई दिक्कत नहीं है, उसी को लिखना है। अभी इसके बाद मेंशन करना है कि जेंडर इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक और करिकुलम के बेसिस पे अभी आपको बोलना है क्या 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 इनइक्वालिटीज है। सोचो, क्या इनइक्वालिटीज है? कल भी मैंने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में भी डिस्कस किया था कुछ। हम्म, बस बस बस, अकॉर्डिंग टू जेंडर एग्जाम्पल्स जो है, वेरी गुड, ये चीज थे। अच्छा, मैं अगेन और भी कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, जो पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन है। क्या आपको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है करिकुलर एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में? नो। देखो, मैंने यहाँ पे पाथ्स टू इक्वालिटी लिखा है, मतलब इन सारे पॉइंट्स में इनइक्वालिटी होता है, सो दैट पाथ्स टू इक्वालिटी, रास्ता चाहिए इक्वालिटी के लिए, मुझे राह चाहिए इक्वालिटी के लिए। तो उससे पहले इनइक्वालिटी किस पॉइंट पे है? ना जेंडर न्यूट्रल प्ले। न्यूट्रल प्ले क्या होता है पता है? दोनों को समान नजर से देखो, दोनों को समान हम देखते नहीं है। प्लस इक्वल पार्टिसिपेशन होता नहीं है। कोई भी इवेंट हो रहा है तो पॉजिटिवली नहीं, पहले नेगेटिवली इनइक्वालिटीज बताना, फिर पॉजिटिव इसको करना। क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। अगर 10 मेल पार्टिसिपेट करे या बॉय पार्टिसिपेट करे तो वहां पे 3 गर्ल्स या 2 गर्ल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी काम पे। स्पोर्ट्स में भी देखे होंगे। तो अभी तक भी बोल दो, क्या सारे गर्ल्स स्पोर्ट्स में जाते हैं? नहीं। अगर मैं बोलूँ सारे डांस में जाते हैं? नहीं, कंट्रोवर्सी बहुत है। वैसे बोलो चेंज बिहेवियर्स, क्या है? बिहेवियरल चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने एग्जामिनेशन लिया है, सो मैं आप सबको एक ही जैसे डांटती हूँ, एंड इसमें भी बोल दूँ एक पॉइंट, आप में भी मैं डिस्क्रिमिनेशन दिखा सकती हूँ। मैंने सबको डांटा, इक्वली डांटा। बट गर्ल्स जो थे वो डायरेक्टली, मैम हमें समझ नहीं आया इसलिए प्रॉब्लम हुआ, सॉरी, ऐसे स्टार्ट कर दिया। बट बॉयज क्या किए? टोटली बात नहीं की, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, बहुत रेयर रेस्पॉन्स रहता है उनका। तो ये उनके तरफ से ही बिहेवियरल चेंजेस वो दिखा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी जो उन्होंने शो किया। ठीक है, उन लोगों ने शो किया। अभी और इसी चीज पे मैं बताती हूँ। एग्जाम हॉल में कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे, सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं ओनली गर्ल्स को हेल्प करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बॉयज को हेल्प करते हैं, या कुछ टीचर का नजर गर्ल्स पे रहता है, कुछ टीचर का नजर बॉयज पे रहता है। तो दैट इज द चेंज बिहेवियर, जो कि इक्वालिटी हमें उसमें भी लाना है। एंड गवर्नमेंट हैज ए रोल, गवर्नमेंट का भी रोल है। क्या करना है? क्लासरूम को जेंडर बायसनेस से फ्री करना है, फ्री फ्रॉम जेंडर बायसनेस, फ्री फ्रॉम जेंडर बायसनेस। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देखो यहाँ पे मैं बता दूं, आपका जो टेक्स्ट बुक है ये क्या दिखाता है कि मॉस्कुलाइन नेचर इज फॉर मेल्स एंड फेमिनाइन नेचर इज फॉर गर्ल्स। ठीक है, मॉस्कुलाइन नेचर्स doesn't show that feminine character is superior, or a feminine character always put forward that ये आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। फेमिनाइन कैरेक्टर को ऑलवेज सप्रेस किया गया, मॉस्कुलाइन नेचर ऑलवेज आपको आगे दिखाया जाता है। दैट मीन्स मॉस्कुलाइन कैरेक्टर को यहाँ पे वरियर कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। एक कैरेक्टर और एक दो कैरेक्टर बोलो, वरियर शेप, और क्या हो सकता है मॉस्कुलाइन नेचर्स में? करेजियस, करेजियस हो सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर और एक भी चीज है, ब्रेवरी, गुड, वेरी गुड। तो ये 2-3 वर्ड्स हमने ले लिए। अभी फेमिनाइन कैरेक्टर में कुछ दिखाइए, फेमिनाइन कैरेक्टर। लवेबल, केयरिंग, सॉफ्टनेस, नर्चरिंग, ये सारे पॉइंट्स हो गए, नर्चरिंग हो गया, या फिर कुकिंग एटसेट्रा। तो ये सारे एक्टिविटीज, क्या इसका एक्सचेंज अभी नहीं हो रहा है? मतलब कैरेक्टर शिफ्ट नहीं हो रहे? हो रहे। सो ऑब्वियस है ये कैरेक्टर्स आप दिखा सकते हो टेक्स्ट बुक में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर मैं बोलूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली फॉर बॉयज और मेल्स एंड इट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर द गर्ल्स, तो ये करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग कंसेप्ट है। तो टेक्स्ट बुक में बताया गया ये सारे बायसनेस हैं। जो टेक्स्ट बुक और भी दिखाता है, हिस्ट्री अगर देखे होगे तो हिस्ट्री में अगर बचपन से हमने पढ़ा हुआ है तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा
हिस्टोरिक जो मोमेंट्स थे या हिस्टोरिक जो इवेंट्स हुए हैं, वो उसका जो लीडिंग कैरेक्टर्स है या लीड रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन है? सारे मेल्स हैं, सारे मेल्स हैं। सो गर्ल्स आर वीक, ऐसे समझाया गया, गर्ल्स आर वीक, हेल्पलेस, विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, ऐसे ही होते हैं, इसलिए गर्ल्स के बारे में नहीं दिखाया गया। बट जब बड़े हुए तब पता चला कि गर्ल्स जस्ट लाइक रानी लक्ष्मीबाई, वो भी तो वॉरियर हैं, और उसके साथ इंदिरा गांधी, किरण बेदी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पीटी उषा, मैरी कॉम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे लेके जा रहे हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में रहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन अगेन है कि नहीं? लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूजिव वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स, लैंग्वेज मतलब ऐसे भाषागत, ये मत देख लो। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, लैंग्वेज के बेसिस पे बोल रही हूँ। अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना टुवर्ड्स गर्ल्स ज्यादा यूज होता है। अगेन स्कूल्स के टाइप में अगर मैं बोल दूं, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में किसको भेजते हैं ज्यादा? गर्ल्स को, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स को, एंड प्राइवेट स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बॉयज को, बॉयज को। तो ये आपको दिखाया गया। वैसे ही अगर मैं लैंग्वेज के रिलेटेड बोलूं, उर्दू स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो किसको कहाँ पे भेजोगे? जल्दी जल्दी बोलो, किसको कहाँ पे भेजेंगे? हाँ, मतलब गर्ल्स को भेजेंगे। जॉब के केसेस में भी ये देखने को मिला है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में भी यही देखने को मिला है कि गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो जॉब के केसेस में ये होता है, समटाइम्स क्या होता है, अगर कोई गर्ल अचीव करती है कुछ चीजों को, तो वो सोचा जाता है कि दिस इज फॉर देयर बॉडी अपीयरेंस, इसके बेसिस पे ही उनको मिला है, वो कुछ किया होगा इसलिए उसको मिला होगा। बट एक्चुअल पॉइंट इज दैट यहाँ पे कोई मानना नहीं चाहता कि गर्ल्स भी कुछ वर्क कर सकती हैं, एक्टिविटीज कर सकती हैं, वो टैलेंटेड हो सकते हैं। तो ये सारे वाइसनेस हैं जो कि शो किया गया है बुक्स के थ्रू। अच्छा, जेंडर डिसेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ट्वाइस, गर्ल्स के लिए दो बार होता है कि नहीं? जो डिसेबल्ड भी हैं एंड गर्ल भी है, दैट मीन्स एक तो वो स्टेरियोटिपिकली क्या पॉइंट है कि दे आर सिक, हेल्पलेस, डिपेंडेंट, इनकम्प्लीट और इनकम्पिटेंट, एसेक्सुअल, मतलब जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं ना, डिसेबल्ड गर्ल्स होते हैं, उनको बोला जाता है इनको कोई मैरिज नहीं करेगा, सो दे आर एसेक्सुअल, उनका कोई सेक्स नहीं है, हम पकड़ते ही नहीं है उनको। प्लस उनको हम क्या करते हैं और भी टॉर्चर करते हैं कि वो गर्ल्स हैं प्लस वो डिसेबल्ड है। तो ये दो दो बार उनको डिसेबल्ड के बेसिस पे क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेट किया गया। अभी रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए बताओ? इतना तो नेगेटिव पॉइंट देखा, क्या होना चाहिए पॉजिटिव? ऐसा टेक्स्ट बुक हो, बस, तो ऐसा टेक्स्ट बुक हो, जेंडर इक्वालिटी लेके आए जो सिलेबस में भी मेंशन हो, ये बायसनेस को हटाए, तो इंक्लूड करे ऐसे एक्टिविटीज जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे, गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल जेंडर्स, सारे जेंडर्स को इक्वल जजमेंट देंगे, एंड होम असेसमेंट विथ इक्वल एंड जेंडर पार्टिसिपेशन, सबको जितना वर्क देंगे, जेंडर पार्टिसिपेशन देंगे, सेम देंगे। मिडिल क्लास बायसनेस में क्या आता है? मैं एक चीज बता देती हूँ, जितने भी आपके बुक्स बनते हैं ना, जितने भी आपके बुक्स लिखे जाते थे पहले के टाइम पे, वो बोला गया है कि वो सारे मिडिल क्लास वाले ही लिखते थे, ठीक है? तो मिडिल क्लास वाले अपनी यूज के बेसिस पे लिखते थे, जो कि बेनिफिशियल तो होता था किसके लिए? अपर क्लास वालों के लिए। बट जो लोग एस टी एस सी थे या माइनॉरिटीज ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिनको लैंग्वेज अपने एरिया के अकॉर्डिंग समझ आता था, उनको बहुत इशू होता था, एंड उसके बेसिस पे भी जेंडर बायसनेस स्टार्ट हो गया। इसीलिए 1966 में बहुत सारे कमीशंस आए। 1966 में जो इम्पोर्टेंट कमीशन था हमारा कोठारी कमीशन, उन्होंने क्या किया ना, मॉडर्नाइजेशन किया एंड नेशन बिल्डिंग करने का सोचा। सो उसमें जो डोमिनेटिंग करिकुलम था उसको हटाया गया, एंड एक ऐसा करिकुलम लाया गया जो कास्ट सिस्टम पे, अर्बन क्लासेस के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए इक्वल हो, वैसा जो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल स्ट्रगल, इक्वल सब कुछ दे, वैसा हमें करिकुलम चाहिए, ठीक है? सो ये आपका जेंडर इनइक्वालिटी है, हिडन करिकुलम है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, रिचुअल्स प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो बोल चुके हो जाएगा, होगा, क्लियर है? अच्छा, मैं बता देती हूँ, इतना जो मैंने दिया था, इसको ज्यादा नहीं लिखना है, जो आपको इजी लग रहा है उसी को लिखना है, ठीक है? 10 से 12 पॉइंट्स याद रहेंगे, 10 से 12 पॉइंट्स।
इनिशिएटिव्स में मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, कौन सा स्टेप्स है? इक्वल राइट्स, तो यहाँ पे देखो वुमेन एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन, सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसके लिए भी स्टेप लिया गया। राष्ट्रीय महिला कोष, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रीय महिला कोष? कोष मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंड, फंड जहाँ पे आप रखते हो, फंड। तो राष्ट्रीय महिला कोष लड़कियों के लिए जो भी आपने फंड रिलेटेड एक स्कीम बनाया जहाँ पे आप फंड दे सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002 में हुआ। और एक चीज बता दूं, इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा बताओ? जेंडर इक्वालिटी में पढ़ा, जेंडर इक्वालिटी में कुछ चीजें पढ़ा वहां पे भी, तो वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो था, जो आपके लास्ट पॉइंट्स थे, वो सारे भी यहाँ पे जो एक्ट से, बस 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 वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इक्वली आपका क्या हो जाएगा, वहां पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा। इक्वल राइट्स क्या है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस वुमेन वेर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल राइट्स, उनको राइट्स नहीं मिलते थे। बट एट प्रेजेंट हम उनको राइट्स दे रहे हैं कि जैसे कि द एज ऑफ 18 years और above हैव बीन गिवन द राइट्स टू वोट, वोट दे सकते हैं लड़की, जैसे लड़के देते हैं वैसे मेन जैसे देते हैं लड़कियां भी दे सकते हैं। सो ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द हिंदू कोड बिल एंड कमला एक्ट। कमला मतलब क्या बोला जाता है? कमला एक हिंदी वर्ड है, कमला मतलब नारी, लड़की, ठीक है, कमला, ठीक है। कमला एक्ट बोला गया उसके अकॉर्डिंग टू गिव इक्वल शेयर टू द वुमेन इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। अभी याद आया, दैट इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो आप मैम बोल रही थी, ठीक है, दैट इज द कमला एक्ट। हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग ये कमला एक्ट है, जिसके थ्रू वुमेन्स को प्रॉपर्टी पे, पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे हक है। वुमेन एजुकेशन क्यों चाहिए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वुमेन एजुकेशन क्यों चाहिए? जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, लिटरेसी जो चल रहा था जेंडर इनइक्वालिटी के लिए, उसको हटाने के लिए हमें वुमेन एजुकेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या बना इंपॉर्टेंट स्कीम? सर्व शिक्षा अभियान, महिला समक्ष, महिला समक्ष योजना, हो गया। और क्या स्टेप्स है? सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट पे स्टेप्स क्या है ना, अंडर दिस प्रोग्राम सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्पेशली टू वुमेन इन न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि डेयरी में काम करना है, जैसे गाय रखना है, काव रखने हैं, उसको आप फार्मिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सिखाया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। अभी हैंडीक्राफ्ट्स ट्रांसजेंडर्स के लिए भी सिखाया जा रहा है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर पे एक्स्ट्रा ऐसे कोर्सेज भी करवाए जा रहे प्रोवाइड, जिसके थ्रू उन लोगों को भी कुछ इनकम मिल सके, ठीक है। अभी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे ज्यादा नहीं, वहां पे याद क्या था ना, रीमैरिज वाला, विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और वुमेन, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, रिसेंटली चल रहा है मिशन शक्ति, वो मिशन शक्ति स्कीम इसी के बेसिस पे चला है, इसी के लिए चला है, ठीक है। अभी इतने सारे जो एक्ट हैं, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 4 से 5 एक्ट लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 से 5 ओनली। ऑलरेडी हम लोग कुछ एक्ट मेंशन कर चुके हैं, तो उतना में आपका हो जाएगा। प्लांटेशन एंड लेबर एक्ट 1951, एम्प्लॉयज एंड स्टेट इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट 1952। तो कुछ कुछ लिखना है। अगर याद नहीं रह रहा है तो आपको जो जो याद है, डाउरी प्रोविजन एक्ट, ठीक है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, देखो मैं टिक कर रही हूँ, लिख के रख सकते हैं। डाउरी प्रोविजन एक्ट, इसके थ्रू क्या होगा बताओ, जो समझ आ रहा है, देखो जो समझ आ रहा है उसको बता रही हूँ। क्या हो जाएगा? डाउरी को हटाना पड़ेगा मैरिज से, ठीक है, बस। अभी देखो और क्या है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। रेमुनरेशन मतलब अभी पेमेंट, पेमेंट का सोच लो, तो पेमेंट वुमेन एंड मेन को क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और क्या दे सकते हैं यहाँ पे, और भी है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 1976, 1976, ये वाला देखिए। द प्रोविजन ऑफ सती एक्ट, द प्रोविजन ऑफ सती एक्ट 1987, ठीक है। और क्या है, दैट इज प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिकल एक्ट, प्री नाटल डायग्नोस्टिक, ये प्रोविजन होगा, वर्ड छूट गया है, प्रोविजन ऑफ प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिकल एक्ट 1994,
ये 5 हो जाएँगे? 5 हो जाएँगे? ये हाँ, हाँ, वही चीज़ है। जो भ्रूण को चेक किया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसके बेसिस पे फीमेल फीटस को हम बोलते हैं कि फीमेल है तो उसको हटाओ, उसको मार डालो। तो किल नहीं हो उसको बोला जाता है, क्या बोला था? ये रुकिए, फीमेल इन फीमेल चाइल्ड फोएटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, मतलब किलिंग ऑफ चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड्स, किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड्स। तो उसके लिए ये चीज बनाया गया कि इसको भी प्रोविजन करना है कि डायग्नोस्टिक नहीं करने दें। ये 5 बस लिखना है। एक सती का बोला, एक रीमैरिज का बोला, एक आपको बोला गया, क्या बोलो, रेमुनरेशन एक्ट बोला गया, ठीक है? और एक प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिकल एक्ट, और एक आपका चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये 5 लिख देने से हो जाएगा। ये 5 लिख दिया। अभी देखो कुछ स्कीम दिया गया है, कुछ स्कीम दिया गया, कुछ स्कीम के अंदर कुछ ही लिखना है। यहाँ से स्कीम से और क्या लेंगे? 5 लेंगे, वो भी न्यूएस्ट लेंगे, न्यूएस्ट लेंगे, ठीक है? न्यूएस्ट लेंगे तो न्यूएस्ट में क्या है देखो, 1997, 96, 95, 94, 92, 98, 99 ऐसे है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? महिला समक्ष योजना, ठीक है? महिला समक्ष योजना। अंडर दिस स्कीम प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आर मेड फॉर द इक्वालिटी एंड अवेयरनेस ऑफ रूरल वुमेन। किनको पढ़ाना है? किनको पढ़ाना है? रूरल वुमेन को। इक्वालिटी आए जैसे, इसलिए महिला समक्ष योजना बना, ठीक है? महिला समक्ष योजना, ये 1989 का है। एक ये याद रखो, सारा नहीं करना है। और एक योजना देखो, और 2 योजना मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ। किशोरी बालिका योजना 1992, किशोरी बोला गया। किशोरी मतलब, किशोरी मतलब कौन से पीरियड में आएंगे बताओ? अनमेरिड, बस। सो ये इन दिस स्कीम द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन गर्ल्स को दिया जाएगा, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करे, 1992 में आया था, इनको दिया जाएगा। और एक क्या है? महिला समृद्धि योजना। बोलो, महिला समृद्धि बोला गया। समृद्धि मतलब विकास, सबका विकास हो। क्या बोलोगे? फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट, रूरल वुमेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जिससे वो अपना काम चला सके। ये 3 याद रहेगा। क्या था? महिला समक्ष योजना, किशोरी बालिका योजना, महिला समृद्धि योजना। अभी देखो यहाँ पे और एक आया, इंदिरा महिला योजना। इंदिरा महिला योजना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए स्लम एरियाज, अर्बन और रूरल एरियाज में वुमेन्स को क्या किया गया? बहुत सारे काम सिखाए जाएंगे, क्राफ्ट सिखाए जाएंगे, जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। 1995 में आया था, 1995 में आया था, ठीक है? 4 याद रहा। महिला समक्ष योजना, इंदिरा महिला योजना, और क्या बोला बोलो? किशोरी बालिका योजना, महिला समृद्धि योजना, ठीक है? ठीक है। और क्या है देखते हैं? महिला समृद्धि योजना 1992, 2, ओके। और देखते हैं। हाँ, 1992, 1992, उससे पहले 1989 में एक है। 1989 में महिला समक्ष योजना है। चलो, अभी देखो, ये वाला देख लो, स्वास्थ्य सखी स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सखी स्कीम, स्वास्थ्य सखी स्कीम। इससे बता दो, समझ तो आ रहा है क्या होगा? 1997 में आया है। इससे क्या करेंगे बताओ? इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, उनके हेल्थ डेवलपमेंट के लिए करा जाएगा। मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब ये जो आंगनबाड़ी में जो काम चलता है ना, स्वास्थ्य सखी, उसी का ही एक काम है। आंगनबाड़ी के जो भी काम होते हैं वहाँ पे, जो महिलाएं जाके प्रेग्नेंट लेडीज को चेकअप करते हैं। आशा कर्मी, राइट, आशा कर्मी है, जो उनको चेकअप करते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं, प्लस फ्री में न्यूट्रिटिव जितने भी खाने हैं, कैसे खाने हैं, लेने हैं, डाइट में रहना है, मेडिसिन, आयरन टेबलेट्स प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज आपका स्वास्थ्य सखी स्कीम में होता है 1997 में। लास्ट वन, गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी, गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी। तो गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जो कि नियर अबाउट मुझे जितना लगता है कि वेस्ट बंगाल में तो चल ही रहा है, एंड बहुत सारे स्टेट में छोटे छोटे वे से चल रहे हैं। मुझे उड़ीसा का कुछ एरिया में सुनने को मिला है, बाकी में सुनने को नहीं मिला। 1997 में हुआ था। अंडर दिस स्कीम द मदर ऑफ ए गर्ल, girl child born in
Below poverty line, families is given nutritious food, cash amount for the girl child education up to 10 years. बहुत अच्छा वाला पॉइंट है, ये लास्ट है और कुछ आगे नहीं लिखना है। आगे का पॉइंट रहने दो, बाकी फ्यूचर में लगेगा, यूज होगा, इतना लिखना है। क्या मैंने बोला? गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? खुशहाली। खुशहाली मतलब आगे लेके जाना ना बच्चों को। तो उनके लिए गर्ल चाइल्ड को जहाँ पे अबॉर्ट कर देते थे, वहां पे बोला गया कि जो भी मदर है जो कि गर्ल चाइल्ड को बॉर्न करे या बर्थ दे रही है, तो जो गरीब बहुत है उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा गया, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, बीपीएल वाले हैं, तो उनको खाना दिया जाएगा न्यूट्रिशियस फूड, प्लस उनको कैश अमाउंट दिया जाएगा गर्ल एजुकेशन के लिए अप टू 10 ईयर्स तक। ठीक है, जो उनके बच्चे हैं वो जैसे 10 ईयर्स तक पढ़े, बड़े होते जाए और उनका एजुकेशन हो सके, इसलिए उनको पैसा भी दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद और कुछ नहीं लिखना है, ये सारे छोड़ दीजिए, ये सारे और नहीं लिखना है, हमारा चलेगा, क्योंकि इतना स्कीम एनफ है, एनफ है, बहुत लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा ही नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है ना, आपको अगर मान लो कि क्वेश्चन आ भी गया है कि इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू जेंडर इनइक्वालिटी, टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी, तो आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा जेंडर इनइक्वालिटी से, तब भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जेंडर इनइक्वालिटी से। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, कैसे होता है, कौन से बेसिस पे होता है, उसके बाद ही इसको लिख सकते हैं। तो हम इतना अगर पूरा लिखेंगे तो ये तो 15-20 पेज का हो जाएगा, राइट? तो हमें 6 to 7 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है। हो जाएगा अभी? क्लियर है? ओके। देखो ये हो गया आपका